पंजाब में एंड स्पेसिफिकली मैं पटियाला में अभी वर्क कर रहा हूँ एज अ प्रोग्राम एसोसिएट। और हम लोग प्राइमरीली जो है एजुकेशन जो डोमेन है प्री प्राइमरी और प्राइमरी उसमें काम कर रहे हैं। कि दूसरा जो पाथ है वो गवर्नेंस पाथ हम लोगों ने उसको नाम दिया है, जिसमें हम लोग जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है एसएमसी, जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस हर मंथ होनी होती है। जिस तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैं फील्ड पे उतरा, मैंने वर्कशॉप्स देना शुरू करा। तो अभी टिल डेट मैंने कुछ 5,000 से ज़्यादा वर्कशॉप्स ले चुका हूँ मैं, ओके। इन डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट स्कूल्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल चाय पे चर्चा विद मनमीत में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर मुदित पाठक जी से, जो पंजाब के एनजीओ सांझी शिक्षा के मेंबर हैं। तो चलो जानते हैं उनसे उनके एनजीओ के बारे में। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो हमारी पहले ऑडियंस को बताइए अपनी संस्था के बारे में, क्या आपकी जो संस्था है क्या काम करती है, किस फील्ड में काम करती है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर क्वेश्चन ऑल्सो। सो सांझी सिखिया संस्था है जिससे मैं पिछले 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। सो हम लोग पंजाब में एंड स्पेसिफिकली मैं पटियाला में अभी वर्क कर रहा हूँ एज अ प्रोग्राम एसोसिएट। और हम लोग प्राइमरीली जो है एजुकेशन जो डोमेन है प्री प्राइमरी और प्राइमरी उसमें काम कर रहे हैं। कि कैसे हम लोग एक एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन या स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट स्कूल का कर सकते हैं, जिसमें हम दो महत्वपूर्ण पहलुओं पे देखते हैं या दो इम्पोर्टेंट पिलर्स पे हम लोग देखते हैं। एक तो ओके। है लर्निंग आउटकम, जो टीचर कैपेसिटी या क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग जो हम्म। कैम्स होती हैं उसके थ्रू हम उसको और बेहतर करने का ट्राई करते हैं। और दूसरा मैं बात करूँ तो कम्युनिटी का जुड़ाव हम कैसे उस गवर्नमेंट स्कूल, उस सरकारी स्कूल से कर सकते हैं, जिससे उस स्कूल का विकास हो और एक कम्युनिटी को ये रियलाइज़ हो, एक पिंड को वो रियलाइज़ हो कि ये मेरे पिंड का स्कूल है, ये मेरे पिंड का गौरव है, और अगर ये स्कूल नहीं होगा तो उस पिंड का क्या विकास है जो रुक सकता है। तो उस पे हम काम करते हैं। सो ये दो पहलू हैं, उस पे हम लोग कंटिन्यूस काम करते हैं। तो मतलब आपने अभी क्या-क्या लूप होल्स देखे हैं कि क्या-क्या आपको चेंजेस करनी है? सो प्राइमरीली अगर मैं बात करूँ, लूप होल्स तो बहुत सारे, मतलब चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, बट जो हम लोगों ने प्राइमरीली अभी ऑब्जर्व करे हैं हमारी फील्ड विजिट के दौरान, या जो हम लोग क्लासरूम ऑब्जर्व करते हैं, हमारी जो टीम है, हुँ, यंग हुँ। लीडर्स हम लोग के साथ में जुड़े हैं, जो कि 2 साल की एक फेलोशिप होती है, पंजाब यंग लीडर्स फेलोशिप के नाम से है। उसमें 2 साल के लिए एक यूथ जो ग्रेजुएट हुआ है वो हमारे साथ जुड़ता है, जो अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग करता है, जिसके तहत वो ग्राउंड पे जाके हमको सपोर्ट करता है। हम जो इंटरवेंशन करने हैं या जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे वो अपने लेवल पे सॉल्व कर सकता है, या कैसे वो सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, उस पे वो वर्क करता है। और जो हमने चैलेंजेस देखे वो प्राइमरीली पहला तो यही देखा कि जब हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम की या बच्चों के विकास की, सो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो गैप है बिटवीन कि क्लासरूम में क्या पढ़ाना चाहिए वर्सेस क्लासरूम में क्या पढ़ाया जा रहा जा है। रहा है। एक तो उस पे, और दूसरी चीज़ जिसे मैंने पहले ही बोला था, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, हमारे पंचायत का या हमारे जो पिंड है उसका इन्वॉल्वमेंट स्कूल के साथ में थोड़ा सा कट है अभी। मतलब वो उतना इफेक्टिवली वो कोलैबोरेशन या वो कन्वर्जेंस नहीं है, जिसके कारण कभी कभी जो स्कूल की जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि पंचायती राज एक्ट में कुछ नियम हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि एक पंचायत को करनी है प्राइमरी स्कूल के लिए, प्री प्राइमरी स्कूल के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जब वो मीट नहीं करती हैं तो एक स्कूल का जो होलिस्टिक ग्रोथ होती है, अगर मैं इंफ्रा की बात करूं, बच्चों के लर्निंग आउटकम की बात करूं, या मैं बात करूं बच्चों को क्या सहूलियत मिलनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं लैक उसमें काफ़ी हम लोगों ने देखा है। तो मतलब कैसे काम करते हो कि आप टीचर्स को गाइड करते हो या पंचायत वगैरह को? किस हिसाब से आपका मतलब है माइंडसेट? सो हम लोगों का एक्चुअली डुअल, जो आपने जैसे दो अभी जो प्राइमरी चीज़ें बोली, तो दोनों ही पे हमारा फोकस है। तो हम लोगों ने इसको पाथ करके नाम दिया है, एक है लर्निंग पाथ और एक है गवर्नेंस पाथ। हुँ, तो हुँ। लर्निंग पाथ की मैं बात करूं तो जैसे नाम बोलता है लर्निंग, तो टीचर का ट्रांसफॉर्मेशन, हुँ। ट्रांसफॉर्मिंग दी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम लोग टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर्स की गुणवत्ता को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। सो एक क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग करके, कैम्प करके एक स्पेस है, जिसमें एक क्लस्टर के
7 से 8 एवरेज जो स्कूल्स होते हैं सारे, वो आते हैं। उसमें उनके जो हेड होते हैं, CHT बोलते हैं, क्लस्टर हेड टीचर। सो उनके गाइडेंस में टीचर्स डिस्कस करते हैं क्लासरूम में कैसे अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है उस पे। और एक कोलैबोरेशन हमको वहाँ उस स्पेस में देखने को मिलता है, पीयर टू पीयर लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, एक टीचर दूसरे टीचर से सीखता है। और प्लस जो CHT हैं, जो क्लस्टर हेड टीचर हैं, वो भी अपने कुछ गाइडेंस, क्योंकि वो उस क्लस्टर के हेड हैं, अपना कुछ सजेशन, अपने कुछ यूनिक आइडियाज़ वहाँ पे रखते हैं। प्लस वो एक ओपन स्पेस हम लोग मतलब उसको, एक ओपन स्पेस है जिसको हम लोग और लेवरेज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि उसमें कैसे और फ्रूटफुल चीज़ें निकल पाएँ। और प्लस वो जो चीज़ें निकल रही हैं, जो कुछ अच्छे आइडियाज़, जो कुछ यूनिक इंटरवेंशन वहाँ निकल रहे हैं क्लासरूम को लेके, वो वहीं पे ना रह जाएं, वो क्लासरूम तक भी पहुँचे। जो वो 8 टीचर बैठ के वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें क्लासरूम में और बेहतर होनी चाहिए या बेहतर हो सकती है, तो वो सिर्फ वहीं डिस्कस ना हो, वहाँ से लेके वो क्लासरूम में इम्प्लीमेंट भी वो चीज़ें हों। तो वो हम लोग, हमारी टीम, हमारे यंग लीडर्स जो हैं, वो ट्राई कर रहे हैं उसको एक अच्छा, एक होलसम एक्सपीरियंस बनाने के लिए बच्चों के लिए। दूसरा जो पाथ है वो गवर्नेंस पाथ हम लोगों ने उसको नाम दिया है, जिसमें हम लोग जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, SMC, जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस हर मंथ होनी होती है, जिसमें स्कूल के जो प्राइमरी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, जो वो गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल फेस कर रहा है, तो उस पर बातचीत हो, उसका एक मद्दा पास हो और उस पर वर्क हो, एक्शन हो। तो उसके लिए वो कमेटी होती है, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। उसमें से पेरेंट्स जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो उस कमेटी के होते हैं, वो भी पेरेंट्स में से ही होते हैं। उसके अलावा टीचर रहते हैं जो स्कूल के, एक बच्चा भी रहता है उस स्कूल का, ताकि बच्चा जो है वो रियल जो इश्यूज बच्चे को फेस हो रहे हैं, एज अ मेन कस्टमर जो हम बोल सकते हैं, एज अ मेन लाभार्थी जिसको वो चीज़ें मिलनी है, तो वो। उसके अलावा एजुकेशनिस्ट हो गए या कोई रिटायर्ड पर्सन उस गांव के हैं, तो वो अभी उसमें है कि वो भी उसमें कमेटी में रह सकते हैं, जिससे कुछ यूनिक आइडियाज़ या कुछ कैसे उस इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग का इशू हो, चाहे वो लैक ऑफ इनरोलमेंट का इशू हो, या कोई भी XYZ इशू हो जो स्कूल लेवल पे सॉल्व होने हैं। पर आपको नहीं लगता कि जो आपने अभी मेंबर्स काउंट कराए हैं उसमें यूथ भी होना चाहिए, क्योंकि वो उस स्कूल से पढ़ के गया, उसे पता है कि क्या क्या कमी है उस स्कूल्स में। बिल्कुल, तो उसमें एक्चुअली हम ट्राई करते हैं, जो 15 लोग का कमेटी है, उसमें हम लोग डेफिनेटली वो जो हम एजुकेशनिस्ट की बात करते हैं, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो उसी स्कूल से निकला हो, 12वीं पास करी हो, और कुछ अच्छे कुछ होता है, कुछ पंचायत में अच्छे लेवल पे कुछ वो बच्चा निकल गया आगे, या 12वीं पास करके कहीं अच्छी जगह वो निकल लग गया, या अच्छी उसने आगे एजुकेशन प्राप्त करी है, तो उसको भी हम लोग इनवाइट करते हैं कि उसके भी इनपुट्स हमको मिल पाएँ और बिल्कुल। उसका भी एक पर्सपेक्टिव जानने को मिल पाए। तो SMC कमेटी में जो 15 लोग के मेंबर्स हैं, तो उसमें वो प्रॉपर जो मतलब जो ध्यान में रख के जो SMC कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो वही ध्यान में रख के बनाई गई है कि हर एक इंसान जो स्कूल से कहीं ना कहीं जुड़ा है डायरेक्टली, वो उसमें आ पाए। और वो बच्चा जो आप बोल रहे हैं, डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़ा है, बिल्कुल। और वो बाय हार्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो वहीं से पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। एलुमनाई एल्मा माटर है वहाँ का। क्योंकि उसे पता है कि बिल्कुल है ना क्या-क्या कमीज़ हैं, क्या टीचर्स में कमी है, बच्चों में हाँ, कमी है, क्या मतलब स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए स्कूल्स में। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी जो गवर्नेंस पाथ में ही जो दूसरा हमारा मोटिव है, दूसरा हमारा जो एक पिलर है, एक तो SMC हो गया, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, दूसरा है ग्राम शिक्षा सभा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्राम सभा होती है एक पंचायत में, जिसमें पंचायत के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ पंचायत हो गया, या फिर वो हेल्थ हो गया, या फिर वो नरेगा हो गया, मनरेगा हो गया, उसके बारे में बातचीत होती है। तो ग्राम शिक्षा सभा एक ऐसी स्पेस है जिसमें शिक्षा के संदर्भ में बात होती है, एक पंचायत लेवल पे, हुँ। जिसको सरपंच जो होते हैं वहाँ के और पंच होते हैं, वो लोग उसमें एज अ नोडल उसमें एक्ट करते हैं, और वहाँ से मद्दा पास होता है। तो वो ग्राम शिक्षा सभा टोटली एजुकेशन बेस्ड है, कि वो जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी का हमारा जो स्कूल है, उसमें कैसे पंचायत का जुड़ाव, कैसे हमारे जो ऑल अदर डिपार्टमेंट्स हैं या पंचायत के लोग हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स हो गया, इंक्लूडिंग हुँ। SMC मेंबर हो गया, इंक्लूडिंग पंच सरपंच हो गया, इंक्लूडिंग अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल जो कुछ पंचायत में होते हैं, जैसे कि एजुकेशनिस्ट हो गया, कुछ यूथ क्लब होते हैं पंचायत में, वो हो बिल्कुल। गए। तो सबका मिलन, मतलब सबका साथ सबका विकास, जो एक टैग है हम लोग काफ़ी सुनते हैं, बिल्कुल। तो वो हमारा मतलब विजन वही है कि कैसे पूरा पंचायत, पूरी पिंड आए, बैठे, 1.5 घंटा 1 घंटा बात करे, और वो बात इस मुद्दे पे हो कि कैसे मेरे उस सरकारी स्कूल का विकास हो सकता है।
जिस भी लेवल पे हो, क्योंकि पंचायती राज एक्ट के तहत हमारा जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल, वो पंचायत की गाइडेंस में आता है, पंचायत के विजिलेंस में आता है, और पंचायत का बहुत अहम रोल है उसमें। बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम लोग और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि नाली बननी है, फलाना हाँ, जगह होना है, ये बिल्कुल। होना है, हम पंचायत के उस स्कूल को भूल जाते हैं। तो ग्राम शिक्षा सभा से हमारा प्रयास यही है, हमारे यंग लीडर्स का, हमारी टीम का प्रयास यही है कि कैसे हम उस स्कूल में क्या गाइडेंस होना है, उस स्कूल में क्या अच्छा होना है, उसकी पहुंच, उसकी अवेयरनेस हमारे लोकल्स को पता लगा पाए, और फिर मद्दा पास हो और उस पर रियलिस्टिक काम हो। क्योंकि जो डेवलपमेंट प्लान बनता है पंचायत का 5 साल का, अगर उस डेवलपमेंट प्लान में वो स्कूल के मुद्दे आ जाएं, तो मुझे लगता है कि उस स्कूल का विकास कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हमारी प्रयास वही रहता है कि जो बिल्कुल। जीपीडीपी की जो मीटिंग होती है, ग्राम डेवलपमेंट की जो प्लानिंग की जो मीटिंग होती है पंचायत में, तो उसमें वो मुद्दे आए, उसमें वो इश्यूज आए और उसको एड्रेस भी करा जाए। तो वो उस पे हम लोग ग्राम शिक्षा सभा ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे स्कूल सर्वे किए होंगे, तो आपको क्या मतलब मोस्टली क्या लूपहोल्स नज़र आते हैं कि किसकी कमी है, स्टूडेंट्स की या टीचर्स की, किसकी है? देखिए, लो इनरोलमेंट तो मैं कहूँगा एक काफ़ी मैक्सिमम स्कूल्स में लो इनरोलमेंट का कंसर्न देखा गया है, हुँ, क्योंकि आज का जो चलन है प्राइवेट स्कूल का, इंग्लिश बिल्कुल, मीडियम का, चाहे वो सीबीएसई हो या सीबीएसई एफिलिएटेड ना भी हो, तो एक वो चलन है जिसकी वजह से मैं बोलूँगा गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को लोग भेजना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल, या एक अलग ही दृष्टिकोण या अलग ही एक माइंडसेट बन गया है गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रति, जो मुझे लगता है थोड़ा सा बायस्ड माइंडसेट है। क्योंकि अगर आप टीचर्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे टीचर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, क्योंकि वो एंट्रेंस पास करके आए हैं। वो अलग बात है कि वो पढ़ाने की इच्छा रख रहे हैं, नहीं रख रहे बिल्कुल, हैं, दैट्स अनदर बिल्कुल, मैटर, वो अलग एक मतलब चैलेंज या फिर मैं कहूँगा एक इशू है। लेकिन वो एंट्रेंस तो पास करके आए हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। और वो एंट्रेंस भी उस लेवल का, नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का एंट्रेंस पास करके वो गवर्नमेंट टीचर बने हैं, तो दे हैव कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उनके पास वो है। ठीक है, पहला चैलेंज तो मुझे ये लगता है कि वो एक झुकाव जो प्राइवेट की तरफ ज़्यादा है, वो थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो, तो कहीं ना कहीं इनरोलमेंट का इशू हम सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड इशू ऑब्वियसली से मैंने अभी जो कन्वर्सेशन में निकला कि टीचर्स का रुझान टूवर्ड्स टीचिंग या बिल्कुल। टूवर्ड्स इफेक्टिव टीचिंग, जैसे कि हम लोग बात भी कर रहे थे, एक फिक्स्ड माइंडसेट बन गया है आज के दौर में। और नॉट सिर्फ पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, बट एवरेज में ऑल ओवर इंडिया की मैं अगर बात करूं, मेरी मम्मी भी प्राइवेट स्कूल में टीचर है 15 सालों से, तो जो मैंने देखा है कि एक फिक्स माइंडसेट बन जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर्स का हो या प्राइवेट टीचर्स का हो, कि एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाता है उनका पढ़ाने का, और वो उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो कुछ लर्निंग्स लेनी पड़ेंगी, कुछ उनको अपने अंदर जो चेंजेस है वो लाने पड़ेंगे, अनलर्न करना पड़ेगा, तो दे रेसिस्ट टू चेंज, चेंज करना नहीं चाहते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, जो बच्चा है, जो हमारा मेन लाभार्थी है, जिसको वो लर्निंग्स मिलनी है, वो सफ़र करता है। तो अगर हम थोड़ा सा वो चेंज इन एजुकेशन पैटर्न, चेंज इन टीचिंग मेथोडोलॉजीज जो हमारी होती हैं, अगर हम थोड़ा उस सेंस में देखें, तो वो चेंज मुझे लगता है अच्छा है। क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर प्रेशर्स नहीं है कि आपको रिजल्ट इतने परसेंट लेकर आना है। प्राइवेट वालों पे है कि हमें अपने स्कूल का नाम आगे करना है। गवर्नमेंट वाले इसलिए मतलब सीरियस नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स को। उन्हें है कि पढ़ाओ या ना पढ़ाओ सैलरी आ जाएगी अकाउंट्स में। ये तो मैम है कि हाँ, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ सैलरी आ जाएगी, बट मैम प्रेशर है। प्रेशर क्यों है मैं बताऊं, क्योंकि जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स जो होते हैं या डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं, तो अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं चेकिंग के तौर पे, काफ़ी ज़्यादा। जैसे अभी नेस का पेपर अभी हुआ था, नेशनल जो एकेडमिक सर्वे है, और उससे पहले सीईपी चल रहा था पंजाब में, प्लस नेस तो ऑल ओवर हम्म। इंडिया में ही चल रहा था। तो प्रेशर था, काफ़ी प्रेशर था कि हमको अच्छा रिजल्ट लाना है, बिकॉज पिछले साल पंजाब फर्स्ट पोजीशन पे था। तो अब वो जब फर्स्ट पोजीशन पे कोई है, तो वो नहीं चाहेगा कि हम फर्स्ट बिल्कुल। से सेकंड या थर्ड सेकंड भी आए। हों या थोड़ा बहुत रिजल्ट गिरे, तो वो प्रेशर तो था। हाँ, बट ये भी मैं आपकी बात मानूंगा कि थोड़ा सा वो गवर्नमेंट जॉब है, तो सिक्योरिटी वाला एलिमेंट भी बिल्कुल। आता है, तो थोड़ा सा वो नेग्लिजेंस है, थोड़ा सा वो एक जिसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ढील छोड़ दी, तो वो भी होता है बिल्कुल। डेफिनेटली। और वो सिर्फ मैं इन पंजाब कॉन्टेक्स्ट नहीं, इन जनरल भी मैं अगर बोलूंगा, वो ऑन एन एवरेज, क्योंकि मैंने यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, ऑलमोस्ट 2-3 बिहार, काफ़ी जगहों पे मैंने स्टेट्स में काम करा है विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट, विद द एजुकेशन बोर्ड, सो वो चीज़ मैम हर जगह है, डेफिनेटली है। हाँ, ये है वहाँ पे ना। तो जैसे आपकी ये जो संस्था काम करती है, क्या आपको फंड
ग्रांट्स वगैरह आते हैं या कैसे करते हो? मैम एक्चुअली फंडिंग बिकॉज ये डेवलपमेंट सेक्टर हम लोग का है एंड सांची सेकिया फाउंडेशन है, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ तो कोई ट्रांजैक्शन या कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ये है कि ऑब्वियसली टू सस्टेन फंड्स आते हैं तो CSR हो गया या कोई अदर सोर्स ऑफ फंडिंग हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल डोनर्स होते हैं तो उसके थ्रू डेफिनेटली फंडिंग आती है। अभी रिसेंटली ही हम लोगों का एनुअल फंड रेजर जो है वो स्टार्ट हुआ है ओके। पिछले मंथ जो है, और चल ही रहा है अभी भी एनुअल फंड रेजर। तो हम लोग का फंड रेजिंग पूरा एनुअली चलता है, जिसमें हमारी टीम, हम लोग के ऑल ओवर टीम, चाहे हमारे यंग लीडर्स हैं जो कि काम करते हैं इन दी डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल या क्लस्टर लेवल पे, हमारी प्रोग्राम टीम या हमारी स्टेट टीम या सेंट्रल टीम, सब लोग मिलके हम लोग ये ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग लोगों तक पहुंच सकें। मतलब प्राइमरी एम फंड लेना नहीं होता है, दैट इज डेफिनेटली सेकंड एंड आई वुड से सेकंड एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग जो हम लोग सोचते हैं, बट जो पहली चीज हम सोचते हैं वो सोचते हैं कैसे हम अपना नेटवर्क बढ़ाएं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेकेंडली एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं मुदित पाठक हूं सो ये एनुअल फंड रेजर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं अपना नेटवर्क बढ़ा सकता हूं विद लाइक माइंडेड पीपल, विद पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, विद पीपल फ्रॉम डेवलपमेंट सेक्टर, या पीपल जो मेरी तरह ही किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, ताकि एक तो मेरा नेटवर्क बढ़े, दूसरा मेरे को थोड़ा सा और नॉलेज में मेरी इन्हेंस हो। बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं लोगों से जब भी हम फंड रेजिंग के लिए बात करते हैं या अप्रोच करते हैं, तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप फलाना फलाना इतना अमाउंट दीजिए या एक्स अमाउंट आप डोनेट करिए, नहीं, हम ये बोलते हैं कि आप हमको सपोर्ट करिए। मतलब जो दान हम बोलते हैं, जो तो बिल्कुल। दान कभी भी मतलब ऑलवेज फाइनेंशियली ही नहीं होता है। दान हो सकता है कि मैं कुछ घंटे लगा के उस पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने घंटे, विच इज वॉलंटियरिंग। दान होता है कि मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैं उसको दे रहा हूँ टू अ टीम या टू इंडिविजुअल, एक वो दान होता है। दान ये भी होता है कि मैं कुछ कोलेटरल्स दे रहा हूँ, मतलब मैं फाइनेंशियली नहीं दे पा रहा हूँ कुछ, बट मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मेरे पास कुछ मटेरियल है, मैं एक कोर्स क्रिएटर हूँ तो मेरे पास कोई कोर्स हैं 4-5 जो मैं अपनी सामने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं दान कर रहा हूँ, तो मैं उसको वो कोर्स कह सकता हूँ कि ठीक है आपके 10 लोगों के लिए मैं ये कोर्स डोनेट करता हूँ, आपके कोई भी 10 लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। तो हम लोग का पर्पस वही रहता है कि हम लोगों से जुड़ें, लोगों को इस मुहिम में जोड़ें कि कैसे शिक्षा प्रणाली को और अच्छा कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट करके एक पैरेलल सिस्टम खड़ा नहीं करना है, गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के हमको वर्क करना है कि कैसे हम गवर्नमेंट के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करें, ताकि जो मेरा एंड जो लाभार्थी है, मेरा बच्चा जो है, जो क्लास 5वीं में पढ़ रहा है, जो अभी पंजाबी नहीं बोल पा रहा है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, हिंदी लिख नहीं पा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ें आए जो उसको 5वीं कक्षा में होने में आनी चाहिए। तो हम लोग नॉलेज भी ले लेते हैं एज अ डोनेशन, हम लोग डोनेशन में नेटवर्किंग भी ले लेते हैं, हम लोग फ्रेंडशिप भी ले लेते हैं कि आप एक सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं, तो जैसे कि अभी नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं, मैंने खुद एनुअल फंड रेजिंग के दौरान काफ़ी न्यू लोगों से नेटवर्क्स बनाए हैं थ्रू लिंक्डइन, थ्रू इंस्टाग्राम। ओके। हाँ, तो उसमें मैंने ये नहीं बोला, मेरे को 1 रुपया फंड नहीं आया, बीइंग वेरी फ्रैंक, और मैंने 1 रुपया फंड मांगा भी नहीं। मैंने उनसे क्या मांगा कि बस आप मेरे जो मैं कर रहा हूँ काम एक बार सुनिए, कैसे मैं उस काम को इम्प्रूव कर सकता हूँ, थोड़ा मेरी हेल्प करिए उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम इंडिविजुअल ह्यूमंस इंसान हैं, हम लोगों का एवरीडे ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर वो नहीं होगी तो मैं समझूंगा कि हम लोग जी ही क्यों रहे हैं। ग्रोथ एवरीडे होनी चाहिए। तो मेरा ये बिलीव है कि फ्रॉम द टाइम मैं उठ रहा हूँ सुबह, जितने बजे भी उठूँ, एंड टिल द टाइम मैं सोने जा रहा हूँ, अगर मैं 0.001% भी इंप्रूव कर रहा हूँ उस जर्नी में, तो वही मेरे लिए ग्रोथ है, वही मेरे लिए डोनेशन है, वही मेरे लिए एक अचीवमेंट है। और मैं 2 सिस्टर्स हैं जिनको फॉलो करता हूँ, मतलब सिस्टर्स ही बोलता हूँ उनको क्योंकि आई डोंट हैव अ रियल सिस्टर, और मैं उनको लेके भी आता हूँ, अभी मेरे साथ में ही हैं, बैठे हुए हैं। उनका नाम है जुनून और सुकून। जिस चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पूरा जुनून से मैं उस काम को कर पा रहा हूँ, और रात में जब मैं सोने जा रहा हूँ मुझे सुकून भरी नींद आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं वो काम सही काम कर रहा हूँ, और मैं 365 दिन 24/7 वो काम कर सकता हूँ। और मुझे सांझी सिखिया में आके अभी 2 महीने हुए हैं, और मेरे को ये लग रहा है कि मेरा जुनून और मेरा सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है, एंड इसीलिए मैं संस्था में या इस मिशन में जुड़ा हुआ हूँ और जुड़े रहूँगा।
कितना टाइम हो गया इस संस्था को? अभी मैम मैं 3rd ऑफ अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया था पटियाला डिस्ट्रिक्ट में। सो अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँगा तो मोर देन 2 मंथ्स अभी मेरे को हुए हैं और जर्नी बहुत बेहतरीन रही है क्योंकि इससे पहले मैं बिहार में था विद हेल्थ मिनिस्ट्री और एज अ गांधी फेलो। सो ये ओके। भी एक फेलोशिप होती है 2 साल की, ये रेसिडेंशियल फेलोशिप होती है। मेरा होम टाउन तो उत्तराखंड है, मैं फैमिली मेरी और मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी में रहते हैं। सो मैंने इसके लिए अप्लाई किया था गांधी फेलोशिप के लिए और मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट मिला और बिहार मधुबनी मिला। तो पहले ओके। तो मेरी मदर काफ़ी घबरा रही थी कि बिहार काफ़ी बिल्कुल। अफ्रेड, फिर मधुबनी क्योंकि वो मेरे घर से 12-15 तो नहीं बट 20 घंटे दूर है। ओह! हाँ, तो और कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है। आई हैव टू चेंज 2-3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तब मैं जाता हूँ वहाँ पे मधुबनी में। तो काफ़ी घर वाले फ़ियर थे, लेकिन जब मैं गया तो क्योंकि मेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जर्नी थी, तो मैं तो सोच के आया था घर से कि मैं 2 साल तक घर जाऊँगा ही नहीं। क्योंकि फेलोशिप चाहे कोई भी हो, चाहे वो पंजाब यंग लीडर्स फेलोशिप हो, चाहे गांधी फेलोशिप हो, चाहे एसबीआई फेलोशिप हो, तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग देती है यूथ्स को, हुँ, ताकि वो हुँ। जो कॉलेज में हम लोग जो सिर्फ़ किताब-किताब पढ़ते रहते हैं ना, उसके बाद जब हम लोग रियल मार्केट में आते हैं, रियल जब फील्ड में आते हैं, तब चलता है पता कि रियल चैलेंजेस ग्राउंड में क्या हैं, बिल्कुल। रियल हर्डल्स क्या हैं। और मैं एज़ अ युवा, क्योंकि उस समय मैं महज़ कुछ 22 साल का रहा हूँगा, 2022 की मैंने जब मैं उसमें था, तो 22 साल का मैं था, है ना? 21-22 साल का मैं था। तो एक 21-22 साल का युवा बिहार में मधुबनी में जाके, जहाँ की उसको मिथिला भाषा नहीं आती है, मैथिली नहीं आती है, जहाँ का उसको रहन-सहन नहीं पता है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली से हुई थी, उसके हुँ, बाद हुँ। ही मैं जॉइन करा था। तो वो जाके वहाँ पे जब बैठ के पंचायत में सरपंच के साथ में कंधे से कंधा मिला के ये बोल पा रहा है कि सरपंच जी मैंने आपको ऑब्जर्व करा है 2-3 दिन, ये चीज़ें हैं जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। और वहाँ पे 100% चांसेस हैं कि वो सरपंच आपको थप्पड़ मार दे, 100% चांसेस है कि सरपंच आपको भगा दे, तब भी वो निडर होके वो युवा सरपंच के सामने प्यार से, विनम्रता के साथ में, विद नॉन वॉयलेंट कम्युनिकेशन अगर ये बोल पा रहा है कि ये चैलेंजेस हैं और सरपंच की हेल्प कर रहा है उस चैलेंज को सॉल्व करने में, तो ये सिखाती है फेलोशिप्स, चाहे वो कोई भी फेलोशिप हो, यही सिखाती है। तो यही मेरा उद्देश्य था कि मैं 2 साल जब जा रहा हूँ एज़ अ फेलोशिप में, तो मैं ये चीज़ें सीखूँगा, क्योंकि मेरे को आगे जाके अपनी लाइफ़ में, आगे अगर मैं अपने 10 साल देख रहा हूँ, तो मेरे को सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है। मेरे हुँ। को ये एक चेंज मेकर जो है, मुझे एक चेंज मेकर बनना है और मैं उस जर्नी में भी हूँ और मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। फील्ड डिपार्टमेंट कोई भी हो, बट मुझे डिवोशन के साथ में अपने देश के लिए कुछ करना है। तो वही मेरे दिमाग में था और 2 साल मेरी जो फेलोशिप गई है, मैं आप मतलब मैं यहाँ पे कहूँगा, मतलब काफ़ी जगह पे मीडिया में है भी, मेरे को धमकियाँ भी मिली हैं बीडीओ ऑफिस से। ओके। जी, ब्लॉक का नाम मैं नहीं लूँगा, डिस्ट्रिक्ट तो मधुबनी ही है। मेरे को काफ़ी बार भगाया भी गया है मतलब अलग-अलग ऑफिसेज़ से। काफ़ी बार बातें सुनी भी नहीं गई हैं, लेकिन आज की डेट में अगर मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ तो बहुत सीखें मेरे को वहाँ से मिली हैं, उस पावन धरती मिथिलांचल से। काफ़ी मैंने वहाँ पे लोगों के पर्सपेक्टिव को बदलते हुए देखा है। एक डॉक्टर जो कि पान खाते हुए सरकारी अस्पताल मधुबनी में आते थे, जो पेशेंट से बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते थे, पेशेंट्स को छूते भी नहीं थे, बस देख के ही बोल देते थे कि हाँ ठीक है, ये है, ये करा लो, फॉर्मेलिटी करते थे। 2 साल के बाद जब मैं जा रहा था तो वही डॉक्टर थे जो अपने कलीग्स को बोल रहे थे कि गुटखा नहीं खाना है अस्पताल में, पान नहीं थूकना है। अपने पेशेंट्स को हँस के ग्रीट करके इनवाइट करते थे अपने जो चैम्बर है सरकारी अस्पताल का, और प्यार से बैठ के उनसे ये बात करते थे कि आपको क्या हुआ है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो ये चेंज मैंने, अगर मैं बोलूँगा, ये चेंज मैंने देखा है, ये चेंज मैंने क्यूरेट किया है वहाँ पे रह के कि पूरे बिहार के अंदर, मतलब ये मैं समझूँगा अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो बहुत जो ऑडियंस है वो बहुत विश्वास नहीं करेगी, बट मीडिया में अवेलेबल है और प्लस कोई अगर बिहार का है तो वो जाके देख भी सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आज की डेट में सुबह काम शुरू करने से पहले हर एक डॉक्टर, हर एक स्टाफ नर्स पहले चेतना गीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे पेशेंट्स, मैं, हम जो सारा हमारा इकोसिस्टम है अस्पताल का वो बेहतरी से चले, मेरे पेशेंट्स को मैं इलाज जो कर रहा हूँ वो अच्छी तरीके से कर पाऊँ और मेरे पेशेंट्स मेरे अस्पताल सही होके जाएँ। ये हुँ। आज की डेट में है, जो मैं कह सकता हूँ प्राउडली कि ये मधुबनी से ये चीज़ निकली थी।
मेरा ही ये आइडिया था। फिर ओके। जो पिरामल फाउंडेशन है उसका मैं थैंक यू बोलूँगा इस आइडिया के लिए कि वो आइडिया मेरे को आया, मैंने मधुबनी में इम्प्लीमेंट करा। मधुबनी में 6 महीने 7 महीने मैंने इसको पायलट प्रोजेक्ट करके रन करवाया, और उसके बाद ये बिहार में अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट हुआ। और आज की डेट में मैं तो मधुबनी में नहीं हूँ, मैं बिहार में भी नहीं हूँ, बट आज की डेट में भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, ब्लॉक लेवल पे हों, वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और इसको बहुत ज़्यादा प्रेजल मिला फ्रॉम दी चीफ सेक्रेटरी, जो हमारे प्रत्यय अमृतसर हैं उनसे, फ्रॉम दी हेल्थ डिपार्टमेंट, फ्रॉम एवरीवन। सब ने इसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करा, और बहुत जगहों पे जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें इस चीज़ के ऊपर वाहवाही भी मिली हम लोगों को इस इनिशिएटिव के ऊपर। जैसे आपकी इतनी कम एज है, मतलब क्या आपके माइंड में आया कि हाँ आपने ये लाइन चूज़ की, मतलब लोगों की हेल्प करना? एक्चुअली ना 2018 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद भगत हम्म। सिंह इवनिंग कॉलेज से। उससे पहले 11th-12th में कुछ दिमाग में नहीं था कि डेवलपमेंट सेक्टर ये वो, मतलब मेरे को, मैं पीलीभीत शहर से बिलोंग करता हूँ जो काफ़ी हम्म। मतलब छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। हम लोगों के शहर तक 2015-16 तक भी एंटरप्रेन्योर क्या होता है वो नहीं आया था। युवाओं को पता ही नहीं था कि एंटरप्रेन्योर जैसी चिड़िया भी कोई होती है, वर्ड भी कोई होता है। हम्म। सोशल एंटरप्रेन्योर तो मैं समझ रहा हूँ सिटी में आया ही नहीं था। जब मैं 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, मैं बड़ा हैरान हो गया देख के कि मैं तो दुनिया से बहुत पीछे हूँ। मैं तो उस रेस में ही नहीं, मैं रेस में अभी एंटर ही नहीं हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने युवाओं का चलन देखा, वहाँ पे जब मैंने अदर स्टेट से युवा जो आते हैं यूनिवर्सिटी में उनको देखा, वो बड़े एडवांस थे। उनकी सोच बड़ी एडवांस थी। मैंने अपने आप को बहुत इन्फीरियर वहाँ पे महसूस करा। लेकिन फिर मैं रोया भी, मतलब मैं 2-3 दिन रोया भी, घर वालों को मैंने फ़ोन भी करा कि मैं तो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा, बहुत तेज़ सिटी है, दिल्ली तो बहुत बिल्कुल। तेज़ है ना? और मैं नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हम लोग मेट्रो को तो कभी देखा नहीं है, वो हम्म। डीटीसी बस में कैसे चढ़ेंगे, कहाँ से क्या लेना है, वो सब आइडिया नहीं है, और एकदम से वो चीज़ जाते ही से अकेले वो मैनेज करना, क्योंकि कभी अकेले रहे नहीं हैं, हम्म। तो बहुत ज़्यादा वो था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर अभी मैं घर चला गया, क्योंकि घर जाने का ऑप्शन भी था, तो फिर मैं वहीं पे पीलीभीत में ही रह जाऊँगा। मैं कुछ अगल-बगल के कुछ छोटे-मोटे कॉलेज से कर लूँगा ग्रेजुएशन वगैरह, लेकिन फिर मेरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और मेरे को मेरे ग्रैंडफ़ादर बड़ा इंस्पायर करते थे, अब तो वो नहीं है, 2-3 साल पहले उनका निधन हो गया। तो वो बड़ा इंस्पायर करते थे मुझे कि मेरा ना घर का नाम मनी है, तो वो ये बोलते थे मनी कुछ अलग करेगा। तो वो अलग करेगा मेरे दिमाग में फिट हो गया था, बट वो फिट फिट ही था, मतलब वो एक्शन में नहीं था, बस वो एक हम्म। दिमाग में था, अनकॉन्शियस माइंड में। तो मैंने सोचा कि यार फिर मैं उनको क्या मुँह दिखाऊँगा? मतलब जो वो सोच रहे हैं, फिर तो वो तो सिर्फ़ सोचना ही रह जाएगा। तो बिल्कुल। मैंने 2-3 दिन लिए, 4 दिन लिए, 10 दिन लिए मैंने, और मैंने अपने आप को रिकवर करना शुरू करा। मैंने जैसे नेटवर्किंग जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे-धीरे बनाना शुरू करा। मैंने अपने आप को, कॉलेज की सोसाइटीज़ होती थी, तो मैं डांस सोसाइटी होती थी हमारे यहाँ इनोवर्स करके, शहीद भगत सिंह कॉलेज में, मैंने उसमें अपने को एनरोल करवाया। डिबेटिंग्स में मैंने अपने आप को एक्टिव पार्टिसिपेट करवाया। नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, मैं उसमें हम्म। इन्वॉल्व हुआ। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी खुलने का। जानने का कि यार ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो हम नहीं कर पाते हैं। है तो वो भी इंसान ही, मैं भी इंसान हूँ। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा हमें जानने को मिला कि ऐसा कुछ नहीं करते हैं ये लोग। बस ये है कि थोड़ा-सा इनको प्रिविलेज मिली हुई थी कि ये कलकत्ता से आए थे, मुंबई से आए थे और अच्छे-अच्छे स्कूलों से पढ़े थे। अच्छे स्कूल से मैं भी पढ़ा था, बट वो मैं सिटी का बेस्ट था। कंट्री का बेस्ट बिल्कुल। या स्टेट का बेस्ट या वो डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट, मतलब वो उस लेवल का नहीं था। तो वो चीज़ें जानने को मिली। तो मैंने अपने आप को और फैलाया, और 15वें दिन हुए होंगे मेरे को मेरे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मैंने इंटर्नशिप में एनरोल कर दिया। तो वो नीति आयोग के अंडर यूआईडीआई आधार कार्ड वाला डिपार्टमेंट था, हम्म। उसमें वो थी इंटर्नशिप। 7 दिन की इंटर्नशिप थी वो, तो वो मेरे को मिल गई थी इत्तेफाक से। वहाँ पे मेरे को अपनी औकात पता चली कि मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, कहाँ पे बुरा हूँ, कहाँ मुझे कैसे अच्छी तरीके से मैं कर सकता हूँ, क्या मेरा प्लस पॉइंट है, क्या मेरा माइनस पॉइंट है। नेटवर्किंग बढ़ी मेरी। तो टीम कोर करके इवेंट कंपनी थी, उसके थ्रू मेरे को वो मिला था। तो वहाँ से मैंने, जो मतलब मैं समझ रहा हूँ, वहाँ से मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और मैं इवेंट कंप उसमें घुसा लाइन में। मैंने इवेंट्स करे, थोड़ा-सा खुला, नेटवर्किंग बनाई। हम्म। उसके बाद मैंने जब सोशल मतलब इश्यूज़ पे मैंने तब भी उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब आपका अप्रैल 2019 की बात है, जब हमारा फर्स्ट ईयर का ख़त्म होके जब छुट्टियाँ पड़ती है ना होली-वोली की, तो बहुत फ्री टाइम था मेरे पास छुट्टियों में। मैं क्या करूँ, बहुत फ्री टाइम है, मतलब कॉलेज में हूँ नहीं, घर में हूँ। तो ऐसे दिमाग में आया कि मैंने गूगल करा व्हाट कैन अ यूथ ऑफ 19 इयर्स कुड डू इन हिज फ्री टाइम, कॉलेज का फ्री टाइम है। तो उसमें 2-3 ऑप्शन आए, तो एक ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग सा, मेरे को काफ़ी यूनिक लगा, स्टार्टअप।
तो मैंने कहा यार स्टार्टअप तो सुना सुना लग रहा है, टीवी में भी आता है, बट क्या है, थोड़ा पढ़ा देखा तो उसमें आया कि यार कोई भी कर सकता था शुरू इसको। मैंने कहा ठीक हुँ, है शुरू कर लो। तो ऐसे ही जो युवा वाली एनर्जी होती है उसमें स्टार्टअप शुरू कर दिया, प्लैनेट फॉर यू के नाम से इवेंट कंपनी शुरू कर ओके, दिया। अब मैंने सोचा कि यार इवेंट कंपनी तो आ गई, इसमें तो लोग भी होने चाहिए। अब लोग बिल्कुल। कौन होंगे? तो सोचा मैंने कहा यार मैं जो 11th-12th में फेस कर रहा था कि प्रैक्टिकल कुछ मेरे को मिल नहीं रहा है, तो मैंने सर्वे किया एक्चुअली, मेरे ही कॉलेज में सर्वे किया गूगल फॉर्म के थ्रू कि कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो हुँ, इत्तेफाक की बात है 95% बच्चे थे जिनको ऐसा लग रहा था। मैंने कहा ठीक है जी, अच्छी बात है। और 95% बच्चे मतलब 1000 लोगों में सर्वे किया था मैंने। 95% ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, जो उनको स्कूलिंग में नहीं मिली है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, इन्हीं लोगों से शुरू करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट डे वो एनरोलमेंट फॉर्म डाल दिए कि वी आर हायरिंग फ्रीलांसर्स फलाना फलाना डिपार्टमेंट में, डाल दिए। तो इत्तेफाक की बात है 100 बच्चे मेरे को मिले पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। डाले मैंने सिर्फ मेरे कॉलेज के ही थे, हुँ, लेकिन वो हुँ, सर्किट इतना बड़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि 100 बच्चे मेरे को मिले जो कि इंटरेस्टेड थे मेरी इवेंट कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, विदाउट एनी गुडविल जो मेरी इवेंट कंपनी ओके, की थी, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन जो मेरा था। तो वो तो मैंने उनको लिया टीम में, इंटरव्यू किया। ठीक है, इंटरव्यू कैसे करते हैं वो भी मैंने थोड़ा सा गूगल से ही देखा और सीखा यूट्यूब से, और उनका इंटरव्यू किया, उनको लिया, फिर उनको फिट करा। अच्छा ठीक है, आपको बोलना अच्छा लगता है, पब्लिक स्पीकिंग, आपको कैमरे में अच्छा लगता है, फोटोग्राफी में आप डिपार्टमेंट ऑफ फोटोग्राफी या प्रोडक्शन ले लीजिए, आपको मैनेजमेंट में अच्छा लगता है या कुछ एक्सपीरियंस है, आप मैनेजमेंट का पकड़िए। अच्छा करके उनको फिट करा। फिर कहा मैंने यार टीम बन गई, इवेंट कंपनी हो गई, अभी तो इवेंट भी होने चाहिए, बिल्कुल। वरना उनको पे कैसे करेंगे आप? भले ही फ्रीलांसिंग करेंगे, पे तो चाहिए उनको, पैसे भी हुँ, चाहिए। और मेरा विजन ही वही था कि मैं कॉलेज गोइंग यूथ को फाइनेंशियली स्टेबल करना है मेरे को, क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, घर से जो फिक्स मिल बिल्कुल। रहे हैं 5,000 रुपए, तो वही थे, लेकिन खर्चे तो दिल्ली में ज़्यादा ही हो जाते हैं। प्लस क्या है कि क्लोथिंग वगैरह भी आपको मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है, आपका फूड करना है खुद से मैनेज, आपको अपना पीजी करना है। तो मैंने कहा कि पार्ट टाइम जॉब एंड इंटर्नशिप प्रोवाइड करना ही मेरा विजन बन गया था उस इवेंट कंपनी का, वो भी युवाओं को जो क्लास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अपने कॉलेज में आ रहे हैं। तो वो किया मैंने। तो मेरा फर्स्ट इवेंट जो मुझे मिला था, मतलब आई थैंक टू गॉड अभी भी, वो था दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल, दिल्ली थिएटर फेस्टिवल, जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन जो कंपनी है टूरिस्टर वाली वो, और M3M ने ऑर्गेनाइज किया था। ओके, और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो थिएटर प्रेजेंट करने आ रहे थे, वो नदरुद्दीन शाह, शाहिद कपूर के पापा पंकज कपूर, ओके। और वैसे ही हस्तियां, गीता दत्ता, ऐसे ही हस्तियां परफॉर्म कर रही थी। और वो 3 दिन का इवेंट था, और मेरे को याद है कि मेरे को 32,000 रुपये तक प्रॉफिट बचे थे सब कुछ करने के बाद, मेरी टीम को। हुँ, मतलब हुँ, मुझे प्रॉफिट वो मिला था, और मेरी टीम ने भी अच्छा कमाया था उसमें, प्रोडक्शन पूरा मेरा ही था और पूरा मैनेजमेंट मेरा था। तो वहाँ ओके, से अब वो मिलने के पीछे कहानी ये है कि मेरा इवेंट फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी, तो मैंने पहले ये इवेंट कंपनी, मैंने इवेंट्स को लेने से पहले मैंने इवेंट कंपनी रजिस्टर करी अपनी, क्योंकि रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो गुडविल नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल, मैंने सोल पार्टनरशिप फर्म में उसको रजिस्टर करा एज अमुदित पाठक ही अपने नाम पे, और जीएसटी करवा लिया। तो वो मेरा प्लस पॉइंट था कि मैं उतना ज़्यादा अवेयर था, मेरे पास उतना ज़्यादा गूगल का एक्सेस था, तो मैं वो कर पाया। बट बहुत सारे युवाओं को पता ही नहीं होता है कि अगर रजिस्टर करना है तो कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो वो चीज़ थी। तो इवेंट पहला मिला, फिर इवेंट मिलते गए मेरे को। 2-3 साल मैंने बहुत अच्छे से चलाई कंपनी, और उसी की वजह से मेरे को करमवीर चक्र, सिल्वर, ब्रोंज़ के लिए मैं नॉमिनेट हुआ था, मुझे ब्रोंज़ मिला आईआईटी दिल्ली के अंदर में। मेरे को काफ़ी अवार्ड्स मिले, मेरे को 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिले हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मेरे क्रैक्ड हैं उसी इवेंट कंपनी के लिए। ओके। और 3 साल में इवेंट कंपनी कराई, 10-15 इवेंट्स हम लोगों ने बहुत बढ़िया मैनेज करे। फिर उसके बाद क्योंकि कॉलेज खत्म हो रहा था हुँ, हुँ, और सब बच्चे इधर-उधर बिखर रहे थे, ऑल्दो वो बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, वो क्योंकि फ्रीलांसिंग था, बट एक कॉन्क्रीट टीम नहीं बन पा रही थी। और प्लस क्या हुआ कि मेरा उस 3 साल के दौरान ही मेरा रुझान सेकंड ईयर में ही 2020 में डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि जब मैं बच्चों के साथ इन्वॉल्व कर रहा था, यूथ के साथ में, तो मैंने देखा कि यार एजुकेशन में यूथ एम्पावरमेंट वाला एंगल तो मिसिंग है हमारे सिस्टम में, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूलिंग हो। फिर मैंने ये भी देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत कोविड टाइम में बात चल रही थी कि वुमेन हैरेसमेंट बहुत बिल्कुल। बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग घर में हैं, मेल्स फीमेल्स, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा था। तो यूथ एम्पावरमेंट के लिए तो मैंने 2020 में योगी गैंग करके एक इनिशिएटिव शुरू किया था। योगी मतलब प्लीज़ वो मत करिएगा इसको कि योगी आदित्यनाथ या फिर क्या कहते हैं साधु सन्यासी से उसको वो मत करिएगा अंडरस्टूड। योगी मतलब है यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया, YOGI। तो मैंने उसको ओके। योगी लिया कि यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया, जो हमारा यूथ है कंट्री का, वो ग्लोबल इंडिया का यूथ है। हुँ, हुँ, तो उसको कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज,
जो किताबी ज्ञान हम लोगों को स्कूल कॉलेज में मिल रहा है वो एक हद तक ही सीमित है। उसके बाद जो मार्केट में जो डिमांड है वो किताबी ज्ञान की नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैं फील्ड पे उतरा, मैंने वर्कशॉप्स लेना शुरू करा। तो अभी टिल डेट मैंने कुछ 5,000 से ज़्यादा वर्कशॉप्स ले चुका हूँ मैं, ओके। इन डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट स्कूल्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। चाहे वो कोची का आर्मी स्कूल हो, एयरफोर्स वाला, मैंने वहाँ भी लिया है। और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो टॉप मोस्ट कॉलेज है ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ भी लिया है वर्कशॉप। तो वर्कशॉप मैंने लिया तो मैं बातचीत सिर्फ एक ही करता था, हाउ टू बी डिफरेंट, how to be the real you, how to be with an entrepreneurial mindset, how to be out of the box thinker, how to be a change maker and how to be a human। तो इसी मुद्दे पे मेरी बात होती थी वर्कशॉप की, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। मतलब कुछ 10-15 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने, यूथ को अभी तक मैंने एड्रेस करा है, और अलग अलग इंडिविजुअल इवेंट्स पे। तो वो मैंने करा, उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे, अगली बार करूँ, 50-60 ऐसे यूथ्स हैं आज की डेट में जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और जो अलग अलग फील्ड में हसल कर रहे हैं। कुछ स्टार्टअप फाउंड कर चुके हैं, कुछ एनजीओ चला रहे हैं, कुछ पॉडकास्ट रन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन, अपना बुक प्रोडक्शन लाइन में घुसे हुए हैं, कुछ ऐप्स बना रहे हैं। तो ऐसे यूथ्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोटिवेट करा है, उनकी हेल्प करी है उस जर्नी में, टू स्टार्ट, टू ग्रो, टू एक्सप्लोर उसमें। तो कोविड टाइम में ये सब चल रहा था, एंड अवार्ड्स वगैरह भी काफ़ी आ रहे थे, बहुत सारे अवार्ड। मतलब अगर गूगल करेंगे आप तो जागरण जोश अवार्ड दैनिक जागरण कराता है, ओके। उसमें मेरा अवार्ड है। यूथ आइकॉन के लिए 15 से 20 अवार्ड मेरे को मिले हैं। इवेंट कंपनी के लिए 50-60 अवार्ड मिले हैं मेरे को। मेरे जो यूथ एम्पावरमेंट वाली जो यूथ योगी गैंग है उसके लिए काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। उसके अलावा कोविड टाइम में वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मैंने उसमें देखे कि वुमेन हैरेसमेंट, साइबर क्राइम वुमेन्स के अगेंस्ट में भी बहुत हो रहा है। एक सेलिब्रिटी है, सुपर डांसर, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन वो सुपर डांसर, उन्होंने एक सीज़न जीता था। तो उनका मेरे पास डीएम आता है कि, अब पता नहीं क्यों डीएम आया मेरे पास, कि मेरे को साइबर क्राइम फेस हुआ है, फलाना फलाना ये वो करके, क्योंकि मैं एक्चुअली डांसिंग फील्ड में था, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल कनेक्शन हो जाता है। तो क्या कर सकती हूँ मैं? मेरे दिमाग में आया, यार जब सेलिब्रिटी को तक साइबर हैरेसमेंट हो रहा है, तो कॉमन आदमी, कॉमन महिलाओं को, कॉमन फीमेल्स को कितना ही बिल्कुल। हो रहा होगा। और इंस्टाग्राम की बात मैं कर रहा हूँ, रैंडम डीएम था वो। तो मैंने चेक करा, ब्लूटिक था, और वो फेक आईडी नहीं थी, रियल आईडी थी। तो मैंने सोचा, और विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज एक को फाउंडर से मैंने अपनी, मेरे कॉलेज की ही, मेरी 1 साल की जूनियर थी, उनसे मैंने बात करी, और हम लोगों ने भारत गर्लप एक इनिशिएटिव चालू करा। ये यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन की ही गर्लप कैंपेन है, उसका पार्ट है भारत गर्लप। तो वो हमने चालू करा। तो हमने ये देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि हम जो कैंपेन चलाते थे, वो कैंपेन्स बहुत ही रियलिस्टिक होती थी। वो कैंपेन्स होती थी कि वुमेन एम्पावरमेंट, सेक्स एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पीरियड एजुकेशन, रेप विक्टिम्स को कैसा फील होता है उस पे। तो वो कैंपेन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुई, वायरल हुई, और विद इन 1 ईयर हमारा गर्लप क्लब कंट्री में टॉप पे था इन टर्म्स ऑफ कैंपेन्स। और हमारी गुडविल एम्बेसडर दित्या भांडे थी, जो कि सुपर डांसर सीजन ओके। 2 की विनर रह चुकी हैं, वो गुडविल एम्बेसडर थी। तो बहुत ज़्यादा उसमें हम लोगों ने जब इन्वॉल्व हुए, तो ये देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है, और उसको हुँ। कवर करने के लिए हमको अगेन यूथ ही चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज जो मेरा पर्सनल माइंडसेट है, नो ऑफेंस टू एनीवन, कि जो एजेड लोग हैं ना, वो मतलब उतना उनके पास वो एनर्जी, वो ज़ील नहीं है कि वो कर पाएँ। और हम लोग यूथ्स को ही बोलते हैं पिलर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर बिल्कुल। लीडर्स। तो मैंने को यूथ्स को ही साथ में लेना है, मैंने ये सोच लिया था। तो उसमें भी भारत गर्लप में भी हम लोग, जो टीम थी, उसमें सारे यूथ्स थे, स्कूल हुँ। गोइंग यूथ भी थे, कॉलेज गोइंग यूथ भी थे। 50-60 लोगों की हमारी टीम थी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स वगैरह हम लोगों ने बनाए थे। उसके थ्रू हम लोगों ने उसको काफ़ी अच्छा रन करा। अभी भी वो क्या कहते हैं, हमारी टीम है जो वर्क करती है। अभी थोड़ा-सा हम लोगों ने पॉज़ लिया है, क्योंकि अदर एंगेजमेंट्स, कुछ टीम जॉब में चले गई हैं, मैं यहाँ पे पंजाब में आ गया हूँ। बट ऑल्सो वी आर थिंकिंग टू रीस्टार्ट इट अगेन, जो मेरी टीम है वो सोच रही है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप लोग शुरू करिए, जहाँ पे आपको हेल्प चाहिएगा तो पैसिव हेल्प मिलेगा। बट मैं वहाँ पे एज़ अ को-फाउंडर की रोल पे नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आई वांट अदर यूथ्स टू टेक लीड। मैं चाहता हूँ कि और यूथ्स भी लीडरशिप स्पेस में आएँ, तो वो को-फाउंडर वाला रोल कोई और यूथ ले। सेम फॉर योगी गैंग, योगी गैंग को भी मैंने दूसरे यूथ के हाथ में देके मैंने कहा, आप लोग इसकी भागदौड़ संभालिए, कोई हेल्प चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर एज अ मेंटोर, एज अ चीफ एडवाइजर। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सारे वो को फाउंडर वाले फैंसी टैग्स लेके रहूँ, क्योंकि वो टैग की वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल। वैल्यू होती है एफर्ट्स की, वर्क की, और मिशन विजन की। तो वो चीज़ था। तो इन्हीं चीज़ों को चलते हुए मेरे को 2-3 प्रेस्टीज, जैसे गांधी फेलोशिप को तो मैंने बता ही दिया, उससे पहले मेरे को 2 बहुत प्रीमियम फेलोशिप्स जो कंट्री में चलती हैं इंटरनेशनली भी, वो मिली, जिसने मेरे को और हेल्प करा डेवलपमेंट सेक्टर को जानने में।
पहली जो थी जो मेरे को मेरी इवेंट कंपनी के लिए और योगी गैंग के लिए मिली, वो था अशोका यंग चेंज मेकर्स फेलोशिप। सो ये सोशल एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है इस दुनिया में जो लाए हैं, जिसने इसको इसका कॉइन करा है, वर्ड को पहचाना है, नाम दिया है, बिल ड्रेटन, ये संस्था उन्होंने शुरू करी है, अशोका इनोवेटर्स फॉर पब्लिक गुड। तो उसके तहत मेरे को अशोका यंग चेंज मेकर फेलोशिप मिली। आई वाज सिलेक्टेड, आई वाज वन ऑफ द 16 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री जो सिलेक्ट ओके। हुए थे। तो 1 साल की जर्नी मेरी रही इनके साथ में। 1 साल की फेलोशिप होती है जिसमें मेरे को सिखाया गया, हम लोगों ने सीखा कि कैसे इम्पैक्ट लाया जाता है, कैसे स्टेक होल्डर्स से बात करी जाती है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कैसे उनके साथ लाइजनिंग बनाई जाती है, विद कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस कैसे काम करा जाता है, और हमारे ही जो इनिशिएटिव्स थे उसको आप कैसे लेवरेज कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा हम लोग को सेशंस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग ऑफलाइन ऑफलाइन पूरा वो प्रोवाइड हुआ। तो वो जब मैंने करा तो मेरी बहुत ज़्यादा दिमाग खुला, मेरा माइंडसेट खुला, और जो मैंने गलतियाँ करी थी इस दौरान अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, मेरे को वो रियलाइज़ हुई, और मैंने फिर वो गलतियों को सुधारा, ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से स्ट्रक्चर वे में करा, और क्या कहते हैं, 1 साल के अंदर बहुत ट्रिमेंडस मैंने ग्रोथ देखी है। मतलब अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी नॉलेज में, अपने वे ऑफ स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा मैंने इन्हांसमेंट देखा। 1 साल के बाद मैंने एक और फेलोशिप करी, ग्लोबल यूथ फेलोशिप। ये भी इंटरनेशनल फेलोशिप है, जिसमें इंडिया से कुछ 5-6 लोग सेलेक्ट हुए थे। आई वाज़ आल्सो वन ऑफ देम। सो 6 महीने की फेलोशिप थी, जिसमें हम लोगों को सेम जो हमारा इम्पैक्ट है उस पे, हमारा जो इनिशिएटिव्स हैं उसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे इम्पैक्ट आता है, कैसे प्रपोजल्स बनते हैं इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को अगर आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद देख रहे हैं एनजीओ स्पेस में, डेवलपमेंट स्पेस में, तो उसके ऊपर प्रॉपर हमको गाइडेंस मिला। अमित टुटेजा करके हैं इसके कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन के सीईओ, उनकी ये संस्था है। ओके। उनके थ्रू ग्लोबल यूथ फेलोशिप मिली। तो इसी दौरान सेकंड जो मेरा कर्मवीर चक्र था, ब्रोंज, वो मेरे को मिला 2023 के आसपास। और ये जर्नी मेरी डेवलपमेंट सेक्टर की ये रही है। अभी करेंटली मेरे को करमवीर चक्र गोल्ड, मेरे को अभी नवंबर में मैं नॉमिनेट हुआ था उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं दिल्ली जा नहीं पाया, क्योंकि ओके। यहाँ पे मैं जो वर्क कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कमिटमेंट्स यहाँ पे थे, और कुछ इवेंट्स थे, एंगेजमेंट्स थे, तो इसलिए मैं वहाँ पे अपना अवार्ड रिसीव करने के लिए नहीं जा पाया। और बट खुशी ये है कि गोल्ड के लिए नॉमिनेट हुआ, और गोल्ड मेरे को करमवीर चक्र गोल्ड से मेरे को सम्मानित किया गया। उसके अलावा अभी रिसेंटली ही हर हक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो नॉमिनेशन वगैरह मेरा गया था वहाँ पे। तो यूथ आइकॉन के लिए मेरा नाम सेलेक्ट हुआ, बेस्ड ऑन जो मैं डेवलपमेंट सेक्टर में इतने साल जो मैंने 2018 से मैंने वर्क कर रहा हूँ। तो यूथ आइकॉन के लिए मेरे को अवार्ड मिला है, और वो अवार्ड मेरे पटियाला में आने वाला है, मतलब डिस्पैच हो गया है, तो ओके। वो भी आने वाला है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में मेरा स्टोरी रही है ओके। अभी तक की। जैसे आपने बताया सांझी शिक्षा के साथ अभी आप करंटली जी, वर्क कर रहे हैं। मतलब इस जो संस्था को कितना टाइम हो गया है? इसको अमूमन ऑन एन एवरेज 5 साल हुए हैं अभी। ओके। हाँ। तो क्या-क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में? तो चेंजेस तो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा करे हैं स्केल पे। हम लोग अब जो पहले जैसे होता था ना कि अभी हम लोग 4 प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, फतेहगढ़ साहब, बठिंडा, हुँ, हुँ। रोपड़ और पटियाला में। तो ओके। पहले ये था, स्टार्टिंग में कुछ-कुछ क्लस्टर्स थे हमारे पास, पूरा ब्लॉक नहीं था। अभी अगर मैं पटियाला की बात करूँ तो हम लोग स्केल, सॉरी, पटियाला में हम लोगों ने पूरा प्रॉपर स्केल जो हमारा है वो चालू करा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी हमको हमारे ऊपर विश्वास जताया है कि हाँ, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, इनका विजन अच्छा है। तो हम लोगों को उन्होंने बोला है कि आप अपने हर ब्लॉक में इसको जो आपका ये इंटरवेंशंस हैं, चाहे लर्निंग पाथ का हो, चाहे गवर्नमेंट पाथ का हो, हर ब्लॉक में इसको चालू करिए। जो हमारे यंग लीडर्स हैं, जिसको हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर मानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, और है भी, और जो इनकी 2 साल की जर्नी रहती है, तो वही लोग, मैं बोलूँगा वही लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल पे लाने में हेल्प कर रहे हैं। अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स, अपने इनसाइट्स, अपने रोज़ की जो उनकी जर्नी रहती है एज़ अ फेलो, एज़ अ यंग लीडर, उसके दौरान। तो इम्पैक्ट बहुत सारा है। जैसे मैं बताऊँ, कैंप, क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग्स, हुँ, तो हुँ। क्लस्टर एकेडमिक मीटिंग्स को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड करा है, और कर भी रहे हैं, मतलब डे बाय डे, और प्रोग्रेस इसमें हो रही है। उसके अलावा जो स्कूल डेवलपमेंट जो के लिए एसएमसी हम कराते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या ग्राम शिक्षा सभा, तो हर एक यंग लीडर जो है वो अपने एफर्ट्स लगा के एसएमसीज करवा रहा है जिस भी स्कूल में वो है, हुँ, हुँ। ग्राम शिक्षा सभा करवा रहा है जिस भी स्कूल के में वो है, मतलब जो भी क्लस्टर में वो है, उस क्लस्टर में जितने स्कूल आते हैं सब में। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रहा है। फतेहगढ़ साहब का मैं एग्जांपल दूंगा।
हम लोगों का साझा सफ़र करके एक इवेंट होता है जो ओके। वर्चुअली होता है, जिसमें हम लोग अपने काम के बारे में नॉर्मल ऑडियंस जो होती है हमारी जनरल पब्लिक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको बुला के बताते हैं वर्चुअली। तो फतेहगढ़ साहब के एक सरपंच हैं, मैं स्कूल थोड़ा-सा नाम सॉरी मैं स्कूल का नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने सरपंच जो आए थे, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा कि कैसे सांझी शिक्षा के साथ जुड़ के उन्होंने उस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया, उस स्कूल को गोद लिया और उस स्कूल में आप बिलीव नहीं करेंगे गवर्नमेंट स्कूल में एसी लगवा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, सिर्फ़ ओके। इसलिए कि उनको चाहिए कि मेरे उस गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ें। तो एक हुँ, सरपंच जब इतनी ओनरशिप ले ले रहा है उस बिल्कुल। प्राइमरी स्कूल के लिए कि मेरे स्कूल के हर क्लास में एसी होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपर अगर जो डिस्प्ले है, जो प्रॉपर जो चलता है, ये क्या बोलते हैं उसको जो डिजिटल जो स्क्रीन होती है, वो हुँ, हो, लैपटॉप्स हों, अगर एक सरपंच उतना वो एफर्ट्स लगा रहा है, तो आप सोचिए स्कूल डेवलप क्यों नहीं होगा? और कोई रोक सकता है उस स्कूल डेवलपमेंट जब सरपंच जितना ओनरशिप बिल्कुल। ले रहे हैं। तो ये संजीव शिक्षा ट्राई कर रही है कि सरपंच की को एजुकेशन की तरफ वो थोड़ा-सा उनका ध्यान डाइवर्ट करें, ध्यान उनका लाएँ और इतना लीडरशिप उनकी बढ़ाएँ कि वो स्कूल को एक पंचायत का अहम हिस्सा मानें। मानते हैं, बट कहीं न कहीं वो और चीज़ों में व्यस्तता के कारण वो नेग्लिजेंस हो जाती है। तो ये मतलब हमारा इसमें मकसद है। ये भी मैटर करता है कि देखो अगर सरपंच पढ़ा लिखा होगा, तो वो मतलब एजुकेशन के बारे में सोचेगा। जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो क्या सोचेगा एजुकेशन के बारे में? डेफ़िनेटली मैम, बट ये है ना कि सरपंच अकेले ही मतलब उसके साथ पंच भी होते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं 5 पंच और 1 सरपंच जो ये 6 लोग की टीम होती है, इसमें कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है कि जो जिसके अंदर वो ह्यूमैनिटी वाला चीज़ होता है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन ही ज़रूरी है। अगर आप इंसान अच्छे हो ना विदाउट एजुकेशन, तो भी आप चीज़ें कर लोगे। हुँ, अगर आपके पास एजुकेशन बहुत है, आपके पास 50 डिग्री हैं, लेकिन आप ह्यूमन ही नहीं हो, आप बिल्कुल। तो फिर वो एजुकेशन ही बेकार है। तो मेरा मकसद हमारा मकसद वो है कि हम भले ही सरपंच एजुकेटेड है, लेकिन क्या वो अवेयर्ड है? बीइंग हुँ, एजुकेटेड एंड बीइंग अवेयर्ड आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। हमारा फोकस है उनको अवेयर कराना अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द स्कूल, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, और उनको याद दिलाना कि स्कूल को भी ध्यान में लेके चलिए। स्कूल के लिए भी कुछ करते हैं और क्या कर सकते हैं वो उनको थोड़ा-सा उनका उनके साथ बैठ के ग्राम शिक्षा सभा ऑर्गेनाइज़ करके, चर्चा करके बताना और उसमें टीचर को इन्वॉल्व करना, यूथ क्लब को इन्वॉल्व करना, अदर डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना और उस बच्चे को इन्वॉल्व करना। तो वो हमारा थोड़ा-सा मकसद है और जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं और काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं हमारी टीम ने और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी हम लोगों को मिल रहा है। काफ़ी सरपंच हैं जो अलाइन्ड हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिशियल्स हैं जो अलाइन्ड हैं, काफ़ी स्टेट ऑफिशियल्स हैं जो अलाइन्ड हैं, काफ़ी टीचर्स हैं जो प्रेज़ करते हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं चेंज होने के लिए। बिकॉज़ चेंज मैं समझता हूँ मैम, मतलब जितना मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है 5-6 साल का, चेंज बहुत जल्दी नहीं आता है बट एक दिन ज़रूर आता है। लेकिन मैं अगर बिल्कुल आज डेफ़िनेटली, एफर्ट नहीं कर रहा हूँ उस चेंज लाने के लिए, तो वो एक दिन भी नहीं आएगा। बिल्कुल। तो वो आज एफर्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सिर्फ़ संगीत सीखा ही नहीं, कॉमन लोग भी अगर एफर्ट्स करें ना अपने-अपने लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉमन लोग आके उतर जाएँ डेवलपमेंट सेक्टर में, अपनी जो नौकरी है वो छोड़ दें, नहीं। हर एक इंसान मतलब बिल ड्रेटन सर जो हैं अशोका यंग चेंज मेकर्स जिन्होंने चालू करा है, वो एक बात बोलते हैं कि एवरीवन इज़ अ चेंज मेकर। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रियलाइज़ योर चेंज मेकिंग एबिलिटीज़ एंड वर्क ऑन दैट। आपको अपनी चेंज मेकिंग एबिलिटीज़ रियलाइज़ करनी है, आपको द रियल मी वो रियलाइज़ करना है और उस पे ही वर्क करना है बस। अगर मैं एक अच्छा इंसान बन गया, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर एक हर एक इंसान मतलब हर एक इंडिविजुअल एक अच्छा इंसान बन जाएगा, तो कोई भी चैलेंज, कोई भी सोशल इश्यू एग्जिस्ट भी करेगा हमारी कंट्री में। कोई भी, आप चाहे क्लाइमेट ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, चाइल्ड मैरिज ले लीजिए, रेप ले लीजिए, नहीं हुँ, एग्जिस्ट करेगा अगर हम ही अच्छे इंसान बन जाए। तो प्रयास यही है डेवलपमेंट सेक्टर का या फिर मेरा इंडिविजुअली कि लोगों को ये बताना कि अच्छे इंसान कैसे बनते हैं और उनकी बिल्कुल। हेल्प करना अच्छा इंसान बनने में। क्योंकि हम लोग इंसान नहीं आज के टाइम में हम लोग इंसान नहीं हैं। हम लोग किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का ये वो, हम एक टैग्स के पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम ह्यूमैनिटी को नहीं देख रहे हैं, इंसानियत छोड़ ही दी है हम लोगों ने। तो मेरा बस यही एम रहता है, मैं जो भी करूँ, जैसे भी करूँ, आपके भी पॉडकास्ट में मैं आज आया हूँ, तो मेरा मीडियम यही है कि लोगों तक ये बात पहुँचाना, लेट्स बी ह्यूमन्स, इंसान बनते हैं, बहुत स्कोप है। तो सर ये बताइए जैसे आप कैसे कंपेयर करते हैं प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को? मतलब कैसे सोचते हैं कि हाँ, ये प्राइवेट में हो रहा है तो गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए चेंजेस? देखिए, अभी तो स्थिति ये है कि कंपेयर तो हम मतलब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर कंपैरिज़न की बात आएँगे तो बहुत सारे गैप्स और लूप होल्स दिखेंगे हमको।
जो हम्म कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कुछ सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं भी होती हैं, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। टोटली मैकेनिज्म उनका अलग होता है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है उनका, बिल्कुल। और फंडिंग मैकेनिज्म भी अलग होता है। गवर्नमेंट स्कूल की फंडिंग का सिस्टम अलग होता है, प्राइवेट स्कूल हम्म। में तो क्योंकि वो बिजनेस की तरह पे से देखते हैं, तो बिल्कुल। मतलब क्योंकि अब एक एग्जांपल अगर मैं दूं, मेरा फील्ड का ही है, पटियाला का ही स्कूल का नाम मैं नहीं लूँगा, या उस पर्टिकुलर एरिया का नाम नहीं लूँगा। प्राइवेट स्कूल है जिसमें 12th पास आउट बच्चे पढ़ा रहे हैं, ओके। और सोच लीजिए कि वो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं किन हाथों में है वो। और हम्म। सेम अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल में बोलूँ, तो कॉम्पिटिशन्स कितने पास करके आते हैं वो तो पता ही है, बिल्कुल। मतलब एनटीटी, हम्म। ईटीटी, बीएड, ये तो बीएड। कुछ कॉमन है जो मेरे को पता है, उसके अलावा और अदर प्रोफेशनल बिल्कुल। डिग्रीज भी होती हैं। तो मतलब ये है कि कंपेयर तो नहीं है, बट जब देखते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो ऑब्वियसली पहली चीज़ तो है इंफ्रा, क्योंकि हम्म। आजकल के ज़माने में जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल। इंफ्रा अच्छा होगा इंफ्रा तो पेरेंट्स मोटिवेट होंगे कि वहाँ उस स्कूल में बच्चे एटलीस्ट जाएं, दाखिला जाए। कराना ना कराना अलग बात है, एटलीस्ट विजिट तो करें एक बार, एटमॉस्फेयर देख कर आए। विजिट तो करें। दूसरा हो गया टीचर्स, कि टीचर्स की क्वांटिटी, नंबर ऑफ टीचर्स एज पर और क्वालिटी। जो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का कि इतने बच्चों पे इतने टीचर होने चाहिए वो, और क्वालिटी डेफिनेटली जो आपने बोला। तीसरा है कि अदर लॉजिस्टिक्स, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, प्रॉपर बोर्ड हो गया, प्रॉपर हम्म। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, प्रॉपर क्या कहते हैं बच्चों के लिए एफएलएन हो गया, टीएलएम हो गया, टीचर लर्निंग मटेरियल हो गया, प्रॉपर मटेरियल टीचर्स को पढ़ाने के लिए हो गया, बच्चों को पढ़ने के लिए हो गया। उसके अलावा मिड डे मील अगर चल रही है तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे, हम्म। प्राइवेट में मिड डे मील तो होती ही नहीं है, नहीं होती है। गवर्नमेंट में ये बोनस है कि मिड डे मील भी है, जो वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी बहुत बार होता है कि पेरेंट्स बच्चों को जो डालते हैं गवर्नमेंट स्कूल में कि हम मिड डे मील भी बन रहा है, हम्म। तो उसको अच्छा करना वो भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। उसके अलावा ग्राउंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट के पास ज़मीन है और वो ग्राउंड अच्छा कर सकती है, प्राइवेट के पास बहुत बार ये भी देखा गया है कि ग्राउंड ही नहीं है, हम्म। ज़मीन ही नहीं है सिर्फ। स्पेस कम है, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। वो भी एक है कि गवर्नमेंट के पास वो प्लस पॉइंट है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास अगर प्रॉपर तरीके से जो मैंने बात करी एसएमसी मीटिंग और जीएसएस, अगर वो हो जाए तो वो एक तरीके से प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बन सकता है, कि ताकि अच्छी तरीके से स्कूल को अच्छा करने के लिए प्रॉपर ये दो मीटिंग्स होती हैं, जो कि प्राइवेट में तो है नहीं। प्राइवेट में एसएमसी मीटिंग भी नहीं है, प्राइवेट में क्या है, वो अपने कन्वीनियंस और अपने मुताबिक वो मीटिंग्स बनाते हैं या वो रूल्स बनाते हैं। गवर्नमेंट में क्या है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जो स्कूल्स फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल। जैसे ड्रेस फ्री मिलती है, प्राइवेट में आपको क्या है, पैसा दो ड्रेस लो, पैसा दो हम्म। बैग लो, पैसा दो बुक्स लो। किताबें लो। हम्म। गवर्नमेंट में क्या है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो वो एक मतलब क्यों, तो मैं ये बोल रहा हूँ कंपेयर तो हम कर ही सकते हैं कि वो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों डिफरेंट सेक्टर है। प्राइवेट में मोटिवेशन क्या आता है कि पैसा कमाना है, प्राइवेट में माइंडसेट क्या है, पैसा कमाना है स्कूल से। हम्म। पब्लिक सेक्टर जब हम बोलते हैं तो इट इज़ फॉर द पीपल एंड विद द पीपल, तो कि लोगों के लिए हमको बनानी है वो चीज़ें, तो वो फैक्टर है। तो मैं समझता हूँ कंपेयर तो हम कर ही सकते हैं। अगर स्कूल्स, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स थोड़े से और बेहतर हो जाएं तो प्राइवेट को तो मात आराम से दे देंगे, क्योंकि जो हमारी बिल्कुल। गवर्नमेंट बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वे बेटर देन एनी प्राइवेट बुक्स। क्योंकि जो एनसीईआरटी है, आप अगर यूपीएससी का टफेस्ट पेपर जो कहते हैं हमारा कंट्री में, उसको उठा लीजिए, सब एनसीईआरटी से दिया होता है। एनसीईआरटी जो बिल्कुल। बच्चे ने एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ ली है वो बच्चा यूपीएससी तक क्रैक कर लेगा। तो मेरा मानना तो यही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को थोड़ा अगर हम एम्पावर कर दें, थोड़ा सशक्त कर दें, जो हिंदी में प्रॉपर एक बहुत हैवी वर्ड है सशक्त, अगर हमने वो कर दिया, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट तो अपने आप प्राइवेट की नींव हिल सकती है। और हमारा मोटिव ये नहीं है प्राइवेट की नींव हिलाना, हमारा मोटिव ये है जो अनएथिकल प्राइवेट स्कूल्स हैं, बिल्कुल। जो कि ऑन पेपर तो बहुत अच्छे हैं, बट ऑफ पेपर अगर हम देखें तो टीचर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बच्चों को मार पीट रहे हैं, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर बंद हो तो कहीं ना कहीं जो ब्रेन ड्रेन है ना, जो बच्चे प्राइवेट में भागते हैं उन स्कूलों में, उन प्राइवेट स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कहलाने के लायक नहीं है, जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बने हैं, तो वो शिफ्ट अगर गवर्नमेंट में आ गया तो हमारा इनरोलमेंट जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स की बहुत गहरी समस्या है अभी के टाइम में, बिल्कुल। इनरोलमेंट कम, तो वो अच्छा हो जाएगा। और गवर्नमेंट में क्या होता है ना मैम, कि अगर इनरोलमेंट अच्छा है तो फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलती है, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग टीचर आते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग फंडिंग मिलती है उस गवर्नमेंट स्कूल को। तो अगर 25 बच्चे हुए फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट स्कूल में, तो टीचर भी लिमिटेड होंगे, फंडिंग भी लिमिटेड। 25 से 50 हुए, टीचर भी एक्स्ट्रा, फंडिंग भी एक्स्ट्रा। 50 से 100 हुए, टीचर भी एक्स्ट्रा, फंडिंग भी एक्स्ट्रा। तो जितने ज़्यादा बच्चे, उतनी ज़्यादा फंडिंग, उतने ज़्यादा टीचर, तो बच्चों को पढ़ाने में जो लेबर एक टीचर लगा रही है वो 3 लगाएंगे। सोचिए कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल। है ना। तो इंफ्रा भी उतना अच्छा
गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का नॉर्म्स बने हुए हैं कि इतने पे इतने टीचर, इतने पे इतने टीचर, इतने पे इतने पैसे फंडिंग, इतने पे इतनी चीज़ें, तो वो चीज़ है। तो आपकी टीम जैसे अगर स्टूडेंट्स से जाके बात करती है तो क्या-क्या मतलब कंप्लेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स की, क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या है? तो मैं ये बोलूँगा, बच्चे जो है ना क्लास 5th के बच्चे, वो कंप्लेंट तो क्या ही करेंगे, बस हाँ। उनका उनका ये रहता है कि अगर मेरे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, मैं क्लास हुँ, 5th का हुँ। हूँ, थोड़ा बहुत मुझे ड्राइंग और करने को मिले, थोड़ा मेरे को स्पोर्ट्स में खेलने का मन है तो मेरे को स्पोर्ट्स और मिले। जैसे अभी पिछले कुछ महीनों में ये पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, स्कूल लेवल पे, हुँ, फिर हुँ। क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो वो गवर्नमेंट स्कूल का वो बच्चा, 5th क्लास का बच्चा जो स्कूल में स्पोर्ट्स करता है, वो स्टेट तक गया। और मधुबनी ज़िले में, सॉरी, पटियाला ज़िले में, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जो गोल्ड वगैरह जीत के आए थे स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हुँ, अलग अलग ब्लॉक से बच्चे उठ के आए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीते। तो उनकी कैपेसिटी भी तो इन्हेंस हुई, उनकी बिल्कुल, कॉम्पिटेंसी बढ़ी, उनका मोटिवेशन बढ़ा कि हाँ यार, मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ तो मेरे पास वो रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट वो रिसोर्सेज मुझे दे रही है कि मैं अगर स्कूल में अच्छा खेलता हूँ कबड्डी, तो मैं स्टेट लेवल तक जाके अपनी टीम को भी जा सकता हूँ कबड्डी में, बिल्कुल, और अपने ज़िले का नाम, पटियाला डिस्ट्रिक्ट का नाम स्टेट में ले सकता हूँ। बहुत हमारे बच्चे थे बिल्कुल। पटियाला डिस्ट्रिक्ट से, हमारे यंग लीडर्स बता रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीते हैं उनके स्कूल के बच्चे स्टेट लेवल पे भी जीते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ आया है। तो एक प्राउड मूवमेंट होता है उस स्कूल के लिए भी, अगर स्टेट में जीते रहे तो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, अगर डिस्ट्रिक्ट में जीते रहे तो उस ब्लॉक के लिए भी, अगर ब्लॉक में जीते रहे तो उस क्लस्टर के लिए, अगर क्लस्टर में जीते रहे तो उस स्कूल के लिए। तो ये एक हायरार्की है। तो उस हायरार्की में बच्चा जहाँ भी कहीं भी जीत रहा है, तो एक तो उसको मोटिवेट करना उस पर्टिकुलर चीज़ में जिसमें भी जीत रहा है। जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन होते हैं, क्विज हुँ, कॉम्पिटिशन होते हैं, बिल्कुल, सेम ऐसी लेवल पे। तो ये चीज़ मैंने बिहार में भी देखी थी कि वहाँ भी होते हैं। तो गवर्नमेंट में भी, जैसे सीबीएसई में, तो सीबीएसई में भी होते हैं क्लस्टर गेम्स वगैरह, सीबीएसई स्कूल से होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कूल में भी साइमल्टेनियसली होते हैं। तो वो एक बच्चे को होलिस्टिक ग्रोथ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं कि कैसे बच्चे का सिर्फ पढ़ाई से हटा और उसको पढ़ाई में लगाने के सिर्फ अलावा और चीज़ों में भी उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि उसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब पे बातचीत हो। तो वो कॉन्सेप्ट। तो वो मतलब जैसे पंजाब के आपने गाँव वगैरह की बात की है, तो मतलब मेन रीज़न क्या है जहाँ मतलब कई होते हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं, है ना? अनपढ़ रह जाते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है? मैम, जो एक तो यही है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट के सिस्टम पे लोगों का विश्वास कम है, कम है ना? तो वो ये देखते हैं कि प्राइवेट में तो मेरी हैसियत नहीं है बिल्कुल। ले जाने की, सरकारी में पढ़ाई हो नहीं रही है, तो मैं नहीं ही पढ़ाता हूँ, ये भी है। हुँ, दूसरी चीज़ ये है कि पंजाब में बहुत सारे प्रवासी बच्चे भी आते हैं अदर स्टेट्स से, बिहार, यूपी, उत्तराखंड वगैरह जगह हुँ, से। हुँ, तो कभी कभी ये भी होता है कि जो पिंड के बच्चे हैं, बिकॉज पंजाब की कैपेसिटी ऑफ अर्निंग काफ़ी अच्छी है, लोकल जो हैं, तो वो तो अपने प्राइवेट में भेज देते हैं। लेकिन उस गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ प्रवासी बच्चे मेजॉरिटी होते हैं, कि जो बाहर से बच्चे आ रहे बिल्कुल। हैं वही उसमें एडमिशन ले रहे हैं। मैक्सिमम जगहों पे ये है कि प्रवासी बच्चे हैं, बहुत जगहों पे ये है सिर्फ प्रवासी बच्चे ही हैं, बहुत जगहों पे ये है कि जो लोकल पिंड के बच्चे हैं वो कम हैं और प्रवासी ज़्यादा हैं। ओके। तो बहुत कम जगहों पे ऐसा देखा गया है कि, मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक फील्ड पे, कि लोकल पिंड के बच्चे ज़्यादा हैं, प्रवासी कम हैं। होंगे, बहुत जगहों पे होंगे, बहुत बार मैंने, हुँ, हो सकता है मैंने ही हुँ, ऑब्जर्व ना बिल्कुल। करा हो, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो टीचर्स का माइंडसेट, कह रहे तो प्रवासी बच्चे हैं, अभी हैं, 2 साल बाद चले जाएंगे या 6 महीने बाद चले जाएंगे, तो वो टीचर का माइंडसेट प्रॉपर तरीके से वो उन बच्चों के डेवलपमेंट में नहीं लग पाता है। हुँ, मैं टीचर की कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज टीचर वेल एजुकेटेड है, कॉम टीचर एग्जाम पास करके आए हैं, लेकिन थोड़ा होता है ना विलिंगनेस टू टीच हुँ, या विलिंगनेस टू इफेक्टिव टीचिंग, बिल्कुल। वो कम हो जाती है। क्योंकि ये मैंने बहुत सुना है कि अरे ये तो प्रवासी बच्चे हैं, ये तो गंदे ही बन के आते हैं, ये तो प्रवासी बच्चे हैं, इनके तो माँ बाप दिहाड़ी वाले हैं। तो मतलब रेदर देन ब्लेमिंग समवन, अगर हम ये बोलें कि अच्छा ये प्रवासी बच्चे हैं, अगर ये मेरे स्कूल में हाँ, आ रहे हैं, तो बिल्कुल। मेरी जिम्मेदारी है कि ये जितने भी घंटे यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें मैं इनको थोड़ा प्रॉपर तरीके से वो एजुकेशन दूं जो इनको मिलनी चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो, जो आपको एग्जैक्टली, ड्यूटी मिली है। एग्जैक्टली। और जो हमारा एक उद्देश्य भी है, सर्व शिक्षा अभियान, जो बिल्कुल। कि अब बदल गया है समग्र शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा,
फ्री में होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो, प्राइवेट में तो खैर ये नहीं है, गवर्नमेंट में तो इतना भी है मैम कि अगर मेरे घर वालों के पास आधार कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, तब भी मुझे कोई शिक्षा लेने से रोक नहीं सकता है। मेरा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हो जाएगा। सरकार ने इतना लीनियंसी बरता है। सीबीएसई में तो नहीं है, नहीं। प्राइवेट स्कूल में नहीं है। आपको आधार कार्ड चाहिए, फैमिली मेम्बर का ये चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए। गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप फैमिली मेम्बर आइए, बच्चे के पास कुछ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास आधार कार्ड नहीं है, आप अनपढ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बच्चे को पढ़ाएंगे। मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है, टीचर्स ने बोला है आप कल से भेज दीजिए। इनरोलमेंट तो हमारा अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन आप कल से भेजिए, हम इसको पढ़ाएंगे, टीचर्स पढ़ाएंगी। तो बहुत बड़ी बात है कि कोई ऐसा विश्वास रख रहा है आपके कंधे पे कि नहीं, ये बच्चा हमारे स्कूल में आ गया तो हम इसको पढ़ाएंगे। ये मेरे सामने की बात है, मैन क्लस्टर की बात है, स्कूल का नाम नहीं लूंगा। मैन क्लस्टर में ये हुआ है कि टीचर ने बोला है आप इसको भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा। तो ऐसे भी टीचर्स हैं हमारे पास जो चाहते हैं कि एक भी बच्चा अगर मेरे पिंड का मेरे पास आया है, भले ही वो प्रवासी हो, भले ही वो इस पिंड का हो, अगर वो मेरे स्कूल में आ गया है, पढ़ने की इच्छा रखता है, उसके माँ बाप पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, तो वो जाना नहीं चाहिए, वो पढ़ेगा नो मैटर व्हाट। तो टीचर्स ये भी हैं। तो जैसे आप सर्वे वगैरह करते हैं, आपको पता है कि पंजाब में अभी क्या हालात चल रहे हैं ड्रग्स वगैरह को लेके, तो उसका मेन पीछे रीज़न क्या है? मैम एजुकेशंस हाँ, और व्हाट? ऑब्वियसली मैम, ड्रग्स जो है, देखिए पंजाब की ही बात नहीं है, मैं उत्तराखंड में रहा हूँ, तो ड्रग्स तो खैर नहीं वहाँ पे, बट यूथ्स अभी आज की डेट में ना, जो हम लोग जनरेशन जी बोलते हैं, है ना, जनरेशन जी, तो एडवांस एडवांस हम लोगों ने स्टार्टिंग तो ये करी, कह रहे यूथ एडवांस बन रहा है, एडवांस बनने दो। हमने लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि एडवांस बनने के चक्कर में यूथ अपनी दिशा ही भटक रहा है। क्लास 8 9 10 11 12 के बच्चे होते हैं, ये एज क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक की बिगड़ने वाली एज होती है। बिल्कुल, जब मैं डेफिनेटली। क्लास इस एज में था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास बिल्कुल। लैपटॉप नहीं था, मेरे पास शायद साइकिल भी नहीं थी। ठीक है, मैं रिक्शे से जाता था, पापा छोड़ के आते थे, पापा छोड़ के आते थे। मेरे पास स्कूटी भी क्लास 12 में नहीं थी। आज आप देख लीजिए, क्लास 8 का बच्चा स्कूटी चला रहा है, स्कूटी। एप्पल का फ़ोन लेगा, सैमसंग का वो फ्लिप वाला फ़ोन लेगा, महंगा वाला, 1.5 लाख वाला, 1 लाख वाला, या 70-80 हज़ार वाला। टच टच से नीचे तो बात ही नहीं होती आज। बिल्कुल। वाले वाले फ़ोन जिसमें जो टाइपिंग वाले होते थे, वो तो आप छोड़ ही दीजिए, टच फ़ोन तो आज बात होती है। मिनिमम टू मिनिमम टच फ़ोन अगर अच्छा आप लेंगे तो 25-30 हज़ार से नीचे का आता नहीं है। तो अगर हम बच्चों के हाथ में वो गैजेट थमा रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ना कि उसको इफ़ेक्टिव कैसे यूज़ करना है, वो भी तो हाँ, बताएं। बिल्कुल। हम गैजेट तो दे रहे हैं, बट कैसे यूज़ करना है नहीं बता रहे नहीं हैं। बता तो वो रहे हैं। बच्चा उसमें पॉर्न भी देखेगा, बच्चा उसमें गलत सर्च भी करेगा, तो वो बच्चे की गलती मैं नहीं बोलूँगा, वो गलती पेरेंट्स की है, पेरेंट्स की वो है, गलती। क्योंकि आप गाइड नहीं कर हाँ रहे प्रॉपर। बिल्कुल, आप उसको दें, आप लैपटॉप दें, आप मोबाइल दें, आप स्कूटी दें, बट सही एज। स्कूटी आप 18 से अगर पहले दे रहे हैं, तो पहले तो वो इलीगल है। हम बिल्कुल। लोग आज नहीं खुल के नहीं बोल रहे हैं, सारे पेरेंट्स देते हैं, इलीगल है वो चीज़। हुँ, इलीगल मतलब कि आपको जेल हो सकती है उस पे, अगर आप बच्चा आपका कहीं कुछ हो गया। ठीक है, हुँ। फिर विदाउट हेलमेट दे रहे हैं, पहले तो देनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। विदाउट हेलमेट दे रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स का आपने उसको ABCD भी नहीं बताया है कि बेटा इंडिकेटर भी देना होता है, बेटा हाथ भी देना होता है। हुँ, तो फिर एक्सीडेंट होते हैं, फिर ब्लेम आता है गवर्नमेंट पे, फिर ब्लेम गवर्नमेंट। आता है ट्रैफिक पुलिस पे, काम नहीं करती है। तो मैं तो कह रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस तक हम बात ही क्यों गए। हम देखिए, उंगली उठाना किसी के ऊपर बहुत आसान होता है। जब एक उंगली उठाते हैं ना अपने ऊपर, ये 3 उंगली हमारे ऊपर भी आती है कि आर वी डूइंग द राइट थिंग। इफ यस तो उंगली उठाइए, अगर हुँ, हम ही नहीं कर रहे हैं तो पहले खुद को तो देख लीजिए। तो मेरे को तो ये बिल्कुल। लगता है कि 18 उम्र से पहले तो स्कूटी देनी ही नहीं चाहिए। आप मोबाइल लैपटॉप दे रहे हैं तो उसका कंस्ट्रक्टिव यूज सिखाइए बच्चे को पहले। हुँ, अगर आप एज अ पेरेंट ही नहीं पता है तो एटलीस्ट टीचर से बोलिए, स्कूल से बोलिए कि मेरे इसको स्कूल ये दिया है लैपटॉप और मोबाइल, इसका क्या यूज करना है, कैसे करना है, वो स्कूल बताए। स्कूल भी नहीं बताता है मैम, नहीं बताएगा। तो वो चीज़ ज़रूरी है। बट आप ये देखो ना, स्कूल तो कभी नहीं कहता कि आप इस एज में बच्चे को मोबाइल दो। ये तो घर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही शिक्षा दे रहे हो या नहीं। एग्जैक्टली। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर पे नहीं डाल सकते हैं। मैम ना कोविड टाइम से एक्चुअली ये कंपल्शन ही जैसा बन गया है। कोविड टाइम में कि सब कुछ जूम पे ऑनलाइन हुँ, हुआ। हुँ, जब मेरा भाई भी 11th क्लास में है, तो पहले वो मोबाइल यूज़ नहीं करता था, बट हुँ, कोविड टाइम ने क्या ऐसा मतलब थोड़ा सा वो एक कह लीजिए बुरी आदत डाल दी या क्या कर दी कि जूम मीटिंग भी एक बहुत गुड ऑप्शन अब हो गया है कि स्कूल बंद है और मीटिंग करनी है बच्चों की, अरे जरा जूम पे कर लेते हैं। ज़ूम पे कर तो लेते जूम तो या तो मोबाइल से खुलेगा या लैपटॉप से खुलेगा, तो बच्चों को देना ही पड़ेगा। अब हैं। बच्चे क्या हैं, ज़िद्दी बनते जा रहे हैं उसके चक्कर में कि बिल्कुल। हमको तो मोबाइल चाहिए ही चाहिए, हमको तो लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। मेरा लैपटॉप मैम आप विश्वास नहीं करिएगा, मेरे घर वालों ने 10th में दिया था मेरे को,
अभी भी सेम लैपटॉप है मेरे पास। कितने साल हो गए सोच लीजिए। मैंने ग्रेजुएशन में गया 2018 में, मैंने 12th पास करी 2016 पे लैपटॉप था मेरे पास, आज 24 है, सेम लैपटॉप है। उसकी ऑडियो ख़राब हो गई है, लेकिन क्योंकि मेरा काम चल रहा है तो इसलिए मैंने कहा क्या ही खरीदूँ उसको। तो बिल्कुल। वो चीज़ है कि हम लोग आ, वो टेक्नोलॉजी के बहकावे में इतने आ गए हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले एक हमारा मीट हुआ था पटियाला में, तो कुछ बाहर से दिल्ली एंड एक्सेट्रा जगहों से कुछ लोग आए थे, फॉरेन से भी, यूएसए से वगैरह से एक दो लोग आए थे। तो बात चल रही थी एआई की। तो सबसे हमारी टीम के कुछ 5 6 7 8 10 लोग थे, उनसे पूछा गया कि कितना हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो हम सब ने बोला कि थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ लोगों ने बोला हम करते ही नहीं है, कुछ ने बोला हमें चलाना नहीं आता। तो हम्म। आप विश्वास नहीं मानिएगा, जो गेस्ट थे उन्होंने पता क्या बोला कि चैट जीपीटी यूज़ करना चाहिए, लेकिन कायदे से उसको कस्टमाइज करके, कि हम्म। आप उस पे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उस पे कंस्ट्रक्टिवली उसको यूज़ कर रहे हो। तो वही मतलब बात है कि टेक्नोलॉजी तो आ गई, हमने अडॉप्ट भी कर लिया, बट उसके हमने ये नहीं देखा कि उसको इफेक्टिव कैसे बनाना है। उसको बस हमने बिल्कुल। यूज़ कर लिया कॉपी पेस्ट करके। जैसे आज अगर चैट जीपीटी की मैं बात करूँ, तो लोग क्या समझते हैं, डाला, कॉपी करा, पेस्ट करा, जहाँ भी सेंड करना है, चाहे वो सीवी में डालना है सीवी में डाल दिया, हम्म। लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है वो कर दिया। अरे आप उसको कस्टमाइज तो कर लीजिए। अगर मुदित का चैट जीपीटी है, मुदित के मोबाइल में चलना है, तो उसको मुदित जैसा बनना पड़ेगा। बिल्कुल। ये थोड़ा ना है कि मुदित को चैट जीपीटी बनना पड़ेगा, नहीं, चैट हम्म। जीपीटी को मुदित बनना पड़ेगा। तो वो कस्टमाइजेशन, वो पर्सनल टच, कि वो तो रोबोट है, पर्सनल टच नहीं देगा जब तक आप उसको बिल्कुल। कहेंगे नहीं देने के लिए। तो वो चीज़ है। तो मैं चैट जीपीटी मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं बहुत यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं उसको इफेक्टिव यूज़ करता हूँ। मुझे पता है कि उसको मुदित कैसे बनाना है चैट जीपीटी को। मतलब मैं उसके इशारे पे नहीं नाचूं, वो मेरे वो इशारे पे मेरे नाचे। हमको बिल्कुल। वो देखना है कि एआई या टेक्नोलॉजी को हम उसके गुलाम ना बने, उसको अपना गुलाम बनाए, ताकि वो हमको ग्रो करने में हेल्प करे। तो वो हम्म। चीज़ थोड़ी सी है जो मुझे लगता है। और रही बात ड्रग की, जो हम लोग थे, तो मैम ड्रग आई कहाँ से? बिहार स्टेट जो है, आज की डेट में बिहार में दारू बंद है। हम्म। कितनी बंद है? नहीं है, हर जगह मिल रही है। और अगर ब्लैक में मेरे को एज अ, इलीगल मिल रही है, हाँ, मेरे बिल्कुल। को एज अ कॉमन पर्सन पता है कि मिल रही है, तो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता होगा? हम्म। क्या कॉर्प्स पुलिस को नहीं पता होगा? क्या उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम, उस डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम, सिर्फ किसी को नहीं पता होगा? सबको पता है। सबको बता- वाई आरंट दे कंट्रोलिंग? बिकॉज एक, पॉलिटिकल प्रेशर, हम्म। दूसरा अर्निंग प्रेशर, तीसरा उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उससे मास को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जिस दिन दिखेगा तो उस दिन फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि हम्म। अरे हमें तो पता था, दो चार लोगों को फॉल्स बस। बस भर्ती वो कर लेंगे, जेल ले लेंगे, जेल में डाल देंगे और हो गया। तो जो मुझे लगता है मैम कि अगेन, हम जो लर्निंग्स लेते हैं वो अपने घर से लेते हैं। पहली सीख जो मिलती है हमको अपने घर से मिलती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल। कि थोड़ा पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, कि क्या मेरी माँ को नहीं पता होगा मैं ड्रग्स नहीं ले रहा हूँ? अगर आज नहीं चलेगा पता, कल नहीं चलेगा पता, 10 साल बाद तो चलेगा, या कोई कंसीडर, अगर उनको चल, घर में किसी ना किसी को पता चल जाता है मैम, वो ड्रग्स बिल्कुल। दे रहा है, उसके इफेक्ट बहुत होते हैं, साइड हम्म। इफेक्ट्स बहुत होते हैं, पता चल जाता है। तो एक तो हो गया कि हम बच्चे को शह दे रहे हैं और उसको एक निगलेक्ट कर ले रहे हैं, मत मत करना, अगली बार से ये वो कर दिया। एक हो गया उसको बैठा के समझा रहे हैं कि बेटा क्या नुकसान है, क्यों मत कर। मुझे ये लगता है कि अगर हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझा रहे हैं वाई नो टू ड्रग्स, क्या हार्म है, अभी भी रैंडम हार्म जो इफेक्टिव दिखेंगे, आगे चल के भी, तो कुछ बिल्कुल। कंट्रोल तो होगा। मैं नहीं कह रहा पूरा कल से बंद हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं होता है, बट कुछ तो होगा, हम्म। है ना? क्योंकि अगर आप बिहार में भी देखें, जो दारू बंद हुई थी, कुछ इम्पैक्ट तो आया। मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पैक्ट नहीं आया। कुछ लोगों, जो लोग मतलब एवरीडे वाले थे, हल्के हल्के कम हुए, हम्म। खत्म नहीं हुआ है। जो तो पीना है वो ऑब्वियसली ब्लैक में लेके पी रहे हैं। नेपाल, बिल्कुल। नेपाल का बॉर्डर पड़ता है तो नेपाल से मंगा के पी रहे हैं, अदर स्टेट्स के बॉर्डर पड़ते हैं तो वहाँ से भी आ ही रही है। लेकिन वो क्वांटिटी कम हुई है, लोगों की वो वांट ना बन के वो ये हो गया है कि हाँ ठीक है, रिक्वायरमेंट, मतलब वो एक वांट नहीं है, एवरीडे टास्क नहीं हुआ है उनके लिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। तो थोड़ा सा कंट्रोल मैं कहूँगा घर में, एड एन एडमिनिस्ट्रेटिव, देन जो हमारा सिस्टम है, जो हम कम्युनिटी में रहते हैं, वो कम्युनिटी, हम यूथ क्लब की बात करते हैं। यूथ क्लब जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी उस पर्टिकुलर पंचायत के यूथ्स को डेवलप करने में। अगर एक इफेक्टिव यूथ क्लब हो ना एक पंचायत में, मुझे नहीं लगता है कि ड्रग्स उस पंचायत में तो घुसेगा। तो वो यूथ क्लब का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो मेरे को लगता है। एक, अगर एक यूथ एक पंचायत का, जैसे बिहार में तो काफ़ी
फेमस है बिहार की, यूपीएससी वाले काफ़ी निकलते हैं बिहार से, आईएएस पीसीएस बहुत निकलते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जिस गांव का कोई इंसान यूपीएससी में निकला है, अगर वो बाहर है तो वो अपने गांव के लिए अगर कुछ कर पा रहा है तो वो गांव चमक जाता है। मैं ऐसे भी गांव में गया हूँ जहाँ पे यूपीएससी के हैं लोग, बिहार के, बिहार से निकले हैं, यूपीएससी आईएएस पीसीएस बने हैं, उन्होंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया है। मैं ऐसे भी गांव में गया हूँ जहाँ पे लोग एक बार निकल गए बिहार से आईएएस पीसीएस बन के, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा है। मैं दोनों ही जगहों पे गया हूँ, तो वो चीज़ में डिफरेंस है। अपनी चीज़ों को अपनाना, अपने सिटी को अपनाना, अपने ब्लॉक को अपनाना, अपने ज़िले को अपनाना, अपने पिंड को अपनाना, सबकी बस की बात नहीं होती है। डांस में भी एक एग्जांपल है, धर्मेश इनाल्डे करके, जो डांस इंडिया डांस इंडिया डांस के पार्टिसिपेंट रहे हैं, जीते नहीं थे, उसके बाद वो जज वगैरह बने हैं, काफ़ी पिक्चरों बिल्कुल में आए हैं। उनकी मतलब उनका मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने अपना वडोदरा जहाँ से वो हैं वहाँ पे अपनाया है उस जगह को जहाँ से वो है, और डेवलप करा है उन्होंने। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सेलिब्रिटीज एग्जांपल हैं, बहुत सोशल एक्टिविस्ट ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जिन्होंने जहाँ से निकले हैं वो, और उन्होंने उस जगह को अपना लिया है और वहाँ के लिए काम कर रहे हैं उसको अच्छा बनाने के लिए। तो वो करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरी जगह को मैं ही वैल्यू नहीं करूँगा, दूसरा क्यों करेगा? सरकार क्यों करेगी काम? मैं तो कहता हूँ सरकार को करना भी नहीं चाहिए। अगर उस पिंड के लोग ही उस पिंड को अच्छा बना सकते हैं, सरकार की जरूरत नहीं हमको। वी डोंट नीड लॉ बिल्कुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। वाई वी नीड पुलिस? बिकॉज पीपल आर ब्रेकिंग द लॉ। इफ पीपल डोंट ब्रेक द लॉ तो पुलिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमको। बिल्कुल। तो वो चीज़ भी है। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और अपना इतना कीमती टाइम आपने हमें दिया। तो हमारी ऑडियंस को जाते जाते कुछ मतलब नॉलेज वाली कोई चीज बात बताना चाहते हो तो? श्योर। सो एक दो बातें हैं बस जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहला, बी द रियल मी। आप जैसे हैं, आप अगर रियल रह रहे हैं, इफ़ यू आर बीइंग रियल टू योर सेल्फ, इफ़ यू आर बीइंग ह्यूमन, मतलब सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा, आप सारे टैग हटा के बस एक इंसान बनिए। लीव रिलीजन, लीव कास्ट, लीव जेंडर, लीव दोज टैग्स, आप इंसान बनिए। किसी ने कहा है, ठीक है, कि इंसान बनो, बहुत स्कोप है, एंड लिटरली बहुत स्कोप है। तो इंसान बनिए, खुद पे काम करिए, और हम सब जो भी मेरे को सुन रहा है, देख रहा है, या जो भी कोई देखेगा सुनेगा, हम सब एक चेंज मेकर हैं, एवरी वन ऑफ अस। इट्स जस्ट दैट कि हमको अपनी वो चेंज मेकिंग एबिलिटीज़ को रियलाइज़ करना है, किसी भी फील्ड में हो, और वर्क करना है कि ताकि हम जिस भी क्षेत्र में जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, स्पेशली फॉर द यूथ्स, तो वहाँ पे हम बिल्कुल एकदम जुनून से काम कर पाएँ और सुकून मिले। बिकॉज डिप्रेशन बहुत है दुनिया में, स्ट्रेस बहुत है, डिसीजेज बहुत हैं जो कि ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस और सब कुछ फैल रही है। दी ओनली सॉल्यूशन इज़ कि सुकून, और सुकून तभी मिलेगा जब आप वो काम करेंगे जो आपको दिल से अच्छा लगता है, ठीक है ना? क्योंकि मतलब मैं तो आर्टिस्ट हूँ और हार्ट में भी आर्ट छुपा हुआ है, तो मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि जो काम आप अपने दिल से कर रहे हैं वो काम आप 365 दिन 24/7 कर पाएंगे। तो बस यही मैं बोलूँगा कि डू थिंग्स फ्रॉम योर हार्ट एंड ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड यू ऑल आर चेंज मेकर्स। बस अपनी एबिलिटीज को रियलाइज करो और वर्क टूवर्ड्स, not towards excellence but work towards the right direction। सही मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।